यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। बच्चों, सीए इंटरमीडिएट जिनके भी एग्जाम्स सितंबर 25 में हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं वो सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर, सितंबर 25 जिनके भी एग्जाम्स है, अपने कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड सर शानदार तरीके से अपने अमेंडमेंट को कवर करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए बच्चों, सर अमेंडमेंट्स में हम क्या कवर करने वाले हैं, कैसे आपको अमेंडमेंट नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये बात कर लेता मैं आपसे बेटा। सर सबसे पहली बात, सितंबर 25 अगर आपके एग्जाम से, देन एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीएआई जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए हैं up to 28th of February 2025 are relevant for your exams। तो मालिक 28 फरवरी 2025 तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो गए आप सबको कवर करने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छा, जिनकी भी एग्जाम्स मई 25 में थे या जिन्होंने मई 25 में एग्जाम दिए थे या जो आपने लेक्चर्स देखे थे उसमें मई 25 तक के अगर अमेंडमेंट्स थे, तो सर उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए थे अप टिल 31 अक्टूबर 2024 वो सब कवर किए थे। तो सर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम जो अमेंडमेंट कवर करने वाले हैं वो इन दो डेट के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए वो सब हम कवर करने वाले हैं। मतलब 1 नवंबर 24 से लेकर 28 ऑफ फरवरी 2025 तक जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए वो सब हम अमेंडमेंट इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं और उन सबके अमेंडमेंट नोट्स मैंने आपको दिए है बना के। ओके, अब एक दो बातें और जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी जो मेरा लेटेस्ट बैच हुआ है जो मिड ऑफ मई 25 टू मिड ऑफ जून 25 चला था, सरकार उनको ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जो लेटेस्ट बैच अभी हुआ था उसमें ये सारे अमेंडमेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ओके मालिक, तो आपको अलग से कुछ भी अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक सारी अमेंडेड है, आपके लेक्चर सारे अमेंडेड है, सारे अमेंडमेंट उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किए, इसलिए आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन फ्रेंड्स के पास बुक्स एक एडिशन पुरानी है या जिन्होंने लेक्चर्स सर इससे पहले वाले लिए थे, तो मालिक आप लोगों को डेफिनेटली ये अमेंडमेंट देखना चाहिए एंड इसमें सारे अमेंडमेंट हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, मतलब आपके पास अगर सीए इंटरमीडिएट का 9th रिवाइज्ड एडिशन है, समरी बुक का 9th रिवाइज्ड एडिशन है, चार्ट बुक का, एंड सर 15th एडिशन है आपके पास किसका, जीएसटी पार्ट बुक का, या 9th एडिशन है क्वेश्चनर बुक का, उनके लिए ये लेक्चर रिलेवेंट है। मतलब जिन्होंने सर इससे पहले वाला बैच लिया था उनके लिए ये अमेंडमेंट लेक्चर इज रिलेवेंट, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्स देने हैं सितंबर 25 में तो आपको 28 फरवरी तक के अमेंडमेंट्स कवर करने हैं और वो सारे इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किए हैं। अच्छा, इससे पहले वाला एग्जाम जिन्होंने दिया होगा उनकी बुक्स मई 25 के लिए जो दी गई है उसमें 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट कवर किए थे। क्लियर? तो 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट आपने ऑलरेडी कवर किए हैं। आपको बस 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी के बीच में जो अमेंडमेंट हुए जो इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं वो आपको पढ़ना है। ओके, क्लियर, डन। तो बच्चों एक बात और, जिनके भी एग्जाम्स अभी सितंबर 25 में है और उन्होंने मेरा अगर अभी ये लेटेस्ट वाला बैच जो अभी खत्म हुआ है वो अगर लिया है तो ऑल्दो उन्होंने अमेंडमेंट पढ़ लिए है लेक्चर के साथ साथ, पर आप अगर सेपरेटली ये लेक्चर देख लेते हो तो आपका एक बार अमेंडमेंट का कवरेज बहुत जल्दी से हो और सेपरेटली कवर हो जाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए बेटा। तो हैविंग रिगार्ड टू इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्चर आप देख सकते हो, अदरवाइज आपके बैच में सब कुछ कवर किया हुआ है। ओके मालिक, चलिए अब सर बात करता हूं अमेंडमेंट नोट्स के लिए। सर ये अमेंडमेंट नोट्स जो मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं ये कहां मिलने वाले हैं आपको? अपनी जो वेबसाइट है www.vimconcepts.com। सर vimconcept.com के फ्री रिसोर्सेज में आप अगर जाएंगे तो सर वहां पे फॉर सीए इंटरमीडिएट, वहां फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए आप जाएंगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब आपको वहां पे जीएसटी पार्ट के भी अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे जो अपनी मेन बुक कॉन्सेप्ट बुक है, और जो अपनी समरी बुक है उसकी भी अमेंडमेंट नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी बेटा।
अब इस पीडीएफ में हमने किस तरह से अमेंडमेंट कवर किए, वहां आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे मिलेंगे। पर सर डोंट वरी सर, ये जैसे अमेंडमेंट आपको दिखेगा, आपको यहां पे इस बुक के अंदर जहां पे भी ए लिखा है, अमेंडमेंट नोट्स में जहां पे भी ए लिखा है, ए फॉर एप्पल नहीं भाई, हमारे लिए अमेंडमेंट होता है सर, तो सीए स्टूडेंट्स के लिए ए फॉर अमेंडमेंट। ओके, तो जहां पे भी सर ए लिखा है वो समझना कि उस प्रोविजन में अमेंडमेंट था, और वहां मैंने इस तरह से ग्रीन शब्दों में आपको अमेंडमेंट दिए हुए बेटा। ओके, तो सर जहां पे भी ए लिखा है केवल वो देखने का। तो अब मैंने क्या किया आपके लिए, आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है, अच्छा एक बात और, आपके पास हो सकता है जो बुक आपने ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हो सकता है आपने मेरे से नहीं किसी और से पढ़े हो, कोई और बुक रेफर करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस अमेंडमेंट लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। इसलिए जो भी आपके फ्रेंड्स सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने वाले हैं सितंबर 25 में, वो भले ही मेरे से पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस अमेंडमेंट लेक्चर इज रिलेवेंट फॉर एवरीबॉडी, सो डू शेयर दिस लेक्चर विद ऑल दी ग्रुप्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स जहां पर सितंबर 25 के एग्जाम्स देने वाले सीए इंटर के स्टूडेंट्स होंगे। ओके सर, अब यहां जो मैंने नोट्स दिए, ये अपनी जो जीएसटी पार्ट की जो बुक है उसके हर उस पेज को मैंने स्कैन करके यहां अपलोड किया है जिस पेज पे अमेंडमेंट था। तो पूरा पेज अमेंडेड नहीं है, उस पेज में केवल जैसे एक अमेंडमेंट था, तो ये पूरा पेज मैंने स्कैन किया, जिससे क्या होगा, आपको आपकी बुक के अंदर कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट है उस बुक में रिलेवेंट पोर्शन पे इस पॉइंट को इंसर्ट करने में बहुत इजी रहेगा, ताकि आपको अमेंडमेंट को बुक में कहां कहां डालने का है उसकी हेडिंग खत्म। क्लियर? जैसे ये देखिए सेकंड पेज में मैंने शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट थे उसके पॉइंट नंबर 9 और 10 ऐड हुआ है, वो मैंने यहां दे दिए बेटा। फिर सर जहां जहां अमेंडमेंट थे, देखिए इस पूरे पेज पे केवल यहां पे ही अमेंडमेंट है, मैं बता दूंगा आपको। क्लियर? ये पेज नंबर पे केवल यहाँ पे लास्ट में अमेंडमेंट शुरू हो रहा है और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन में 13 सब सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे, बता रहा हूँ आपको कि बुक में किस तरह से मैंने अमेंडमेंट आपको दिए हैं। ओके, तो भले ही उस पूरे पेज पर केवल 2 लाइन में अमेंडमेंट है या किसी एक शब्द में भी अमेंडमेंट है, तो भी मैंने आपको ये पूरा स्कैन करके दिया है, सो दैट आपको आपकी बुक के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करने में टाइम नहीं लगे और इजी वे में और आपका फास्ट तरीके से सारे अमेंडमेंट अपनी बुक के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ। ओके मालिक, चलिए सर, अब मैंने जो आपको अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको जीएसटी पार्ट बुक का बताया है, वैसे जीएसटी समरी बुक का भी मैंने अमेंडमेंट नोट्स आपको अपलोड किए। हर उस पेज को मैंने स्कैन करके अपलोड किया है जहां जहां अमेंडमेंट थे, सो दैट आप अपनी बुक के अंदर जल्दी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन अमेंडमेंट्स को, आपको हेडेक नहीं आएगा। अच्छा, एक बात सबसे खूबसूरत और मैंने ये अमेंडमेंट नोट्स के लास्ट में एक मास्टर समरी अपलोड करी आपके लिए बेटा। हमने इस बार की जो नई जीएसटी समरी बुक है और जो हमारी जीएसटी एक्सप्रेस चार्ट बुक है, उसके अंदर हमने एक मास्टर समरी अपलोड करी है, जिसके अंदर आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे मॉनेटरी लिमिट्स अलग अलग दे रखी है सर, इंटरेस्ट की रेट्स के प्रोविजंस अलग अलग जगह अलग अलग दे रखे हैं सर, कई सारी जगह पर आपको एग्जम्पशंस में मॉनेटरी लिमिट मिलेगी सर, कई सारी जगह पे आपको अदर लिमिट्स दिखेगी सर। वो सारी लिमिट्स हमने क्या किया बेटा, एक ही जगह कंपाइल करके आपके लिए यहां हमने दे दिए, सो दैट आप जब लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करते हो तब सारे मॉनेटरी लिमिट्स आपको एक ही जगह मिल जाएगी, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन में बहुत कंपैरेटिव स्टडी से आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी गुड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ओके, तो जो जंबल होती है अलग अलग जगह पे मैंने जो लिमिट्स दे रखी वो सब मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने क्या किया इस बार सर, यहां पर आपको जो अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं, जरूरी नहीं आपके पास नई वाली समरी बुक हो, जरूरी नहीं आपके पास नया वाला एक्सप्रेस चार्ट बुक हो सर, अगर नहीं है तो मैंने सर ये जो मास्टर समरी है आपके अमेंडमेंट नोट्स के लास्ट में सर ये पेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं, सो दैट आप अपने पढ़ाई को सर बहुत अच्छे से कर पाए और कंटेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। तो मास्टर समरी इज नॉट अमेंडमेंट, मास्टर समरी इज एक्चुअल सर मॉनेटरी लिमिट्स का समरी ऑफ एंटायर बुक, जो एक जगह आपको मिल जाएगा बेटा। वो एडिशनल आपको फैसिलिटी दी है सो दैट आप जल्दी से रिवीजन कर पाए अपना बेटा इफेक्टिवली। ओके, चलिए तो सर अब हम शुरू करते हैं क्या, अमेंडमेंट्स जीएसटी पार्ट बुक से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आपके लिए, सो दैट आपके सारे पॉइंट कवर हो जाए। सबसे पहला अमेंडमेंट सर, चार्जिंग सेक्शन हमने और आपने पढ़ा है क्या सर, दारू पे जीएसटी नहीं लगता है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ द जीएसटी बेटा। तो सर जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 और वही सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वहां पर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिखा है क्या, ऑल गुड्स और सर्विस और बोथ पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वहां पे एक गुड्स और ऐड कर दिया है सर, क्या गुड्स है सुनना ध्यान से। अब दारू को बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल है
मेजर जो इनपुट काम आता है उसका नाम है क्या सर? एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, डीनेचर्ड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, जिसको इंडस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म में ENA भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये एक्चुअली क्या होता है साहब? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो बनती है उसका मेन रॉ मटेरियल ये है बेटा, पता ही होगा ना खैर आपको तो। ओके जस्ट किडिंग। तो मालिक, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर उसको भी जीएसटी की स्कीम से बाहर कर दिया है। मतलब ये हो गया कि उस पर भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। मतलब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, सरकार ये जो इनपुट है जो एल्कोहल बनाने में काम आता था, एक्चुअली होता क्या था बच्चा? इस पे लगता था क्या? जीएसटी पहले, बिफोर दिस अमेंडमेंट। और जो आउटपुट गुड्स एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे लगता था क्या? स्टेट एक्साइज। इस पे सेल करने में क्या लगता है? वेट। अब सेल पे लग रहा है वेट और इनपुट पे लग रहा है क्या? जीएसटी। तो सर आपको पता है अगर सेल पे जीएसटी नहीं लगेगा तो जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको याद है 10 का क्रेडिट क्यों मिला। तो इस चक्कर में एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली जो इंडस्ट्री थी उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी, साहब ये तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए उस बात को सुना गवर्नमेंट ने, समझा, 2 गुट लगाए और बोल दिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है सर, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और सर रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। और उस पे सर वेट लॉज जो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं वो कानून लगा के अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से वेट लगाया जाएगा। अब वो पुराने जो वेट लॉज वगैरह है उसमें क्या टैक्स लगा है वो आपको याद नहीं करना है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी इन पे नहीं लगेगा, दैट्स इट। तो मालिक ये भी एक तरह से नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया। तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और वो याद है 5 तरह के पेट्रोल गुड्स जिन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, हाँ है ना भाई? उसमें एक गुड्स ऐड हो गया है क्या सर? अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। इट इज आल्सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दैट्स इट। क्लियर? आइए बच्चों, सरकार अगला अमेंडमेंट शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें सर आपने 6 पैराग्राफ पढ़े थे जहां लिखा था क्या? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अरे हाँ है ना मालिक? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें 2 पैराग्राफ और ऐड कर दिए हैं, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। अच्छा आप सोचेंगे पॉइंट नंबर 6 तो हमने पढ़ा था सर, 7, 8A और 8B आपके सिलेबस में नहीं आता है, इसलिए वो हमने कवर नहीं किया था। 9 और 10 अभी नए पॉइंट ऐड हुए हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं। अब सर मैं 9 और 10 पढ़ाने से पहले आपको सर मैं राइटिंग में मैंने नोट्स से समझाता हूं तो आपको समझ में जल्दी आएगा कि मालिक आखिर होता क्या है। आइए, शेड्यूल 3 पैरा नंबर 9 ये बोलता है मालिक को इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए बेटा, उसके रिगार्डिंग ही ये पॉइंट है। तो पहले ट्रांजैक्शन समझिए, उसके बाद उस पर टैक्स समझिए। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द ट्रांजैक्शन। सर को इंश्योरेंस अरेंजमेंट में क्या होता है साहब? 2 कंपनीज मिलके, 2 इंश्योरेंस कंपनीज मिलके, 2 इंश्योरर मिलके एक सिंगल पार्टी का इंश्योरेंस करते हैं बेटा। ओके, मिलके इंश्योरेंस किया। जैसे फॉर एग्जांपल सर इंडिया के अंदर आईपीएल का इवेंट हो रहा है बेटा, या कोई बड़ा इवेंट हो रहा है सर जिसका इंश्योरेंस करना है साहब। अब साहब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सर, मान लो बजाज इंश्योरेंस ने बोला कि ठीक है साहब मैं इंश्योरेंस कर दूंगा। अब साहब बजाज को पता पड़ा कि आईपीएल तो इतना बड़ा इवेंट है कि कल को कुछ एक साथ हो गया, तो मालिक अपन भी गए, क्योंकि इतना बड़ा क्लेम देना हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। तो बजाज इंश्योरेंस ने क्या किया? बजाज इंश्योरेंस कंपनी ने सर एक और मान लो एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी अर्गो इज अ इंश्योरेंस कंपनी, उससे बात करी कि साहब मैं यहां पर इस बड़े इवेंट का इंश्योरेंस कर रहा हूं, क्या आप मेरे साथ मिलके इंश्योरेंस में भागीदार बनेंगे? सर उसने बोला बिल्कुल डन। तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करना। अब दोनों ने मिलकर उस इवेंट को क्या किया है? इंश्योर किया है। कल को कुछ हो गया तो दोनों मिलकर कंपनसेट करेंगे।
इंश्योरेंस क्लेम दोनों मिलकर सेटल करेंगे। तो सर अब क्या हुआ, बजाज इंश्योरेंस को बोलते हैं क्या, लीड इंश्योरर, क्योंकि उसने आगे चल के ही इज द मेन इंश्योरर बेटा, एक तरह से लीड इंश्योरर, जिसने लीड ली टू इंश्योर दिस इवेंट। सर उसने प्रीमियम चार्ज किया ₹10 CR, किससे, इंश्योर्ड से बेटा। अब मालिक लीड इंश्योरर ने इंश्योर्ड से सर 10 करोड़ का प्रीमियम चार्ज किया, उस पर जीएसटी पे कर दिया। अब को इंश्योरर बोलता है भाई मैं भी तो रिस्क ले रहा हूं, मेरा पैसा कहाँ है, तो सर इसका शेयर था 4 करोड़ रुपए, तो 4 करोड़ रुपए क्या किया इसने, अपोर्शन किया। तो सर 10 करोड़ रुपए इंश्योर्ड पर्सन से लीड इंश्योरर ने लिए, फिर उसमें से 4 करोड़ वाज द पोर्शन ऑफ को इंश्योरर विच इज HDFC ERGO। तो सर एज पर देयर अरेंजमेंट 4 करोड़ रुपए क्या किया, को इंश्योरर ने चार्ज किया, किससे, लीड इंश्योरर से बेटा, और लीड इंश्योरर ने फिर इसको 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब पॉइंट आता है क्या, सर इस पूरे 10 करोड़ पे अगर जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया किसने, लीड इंश्योरर ने बेटा। इफ द लीड इंश्योरर हैज ऑलरेडी पेड द जीएसटी ऑन एंटायर ₹10 करोड़, तो सर ये 4 करोड़ जो अपोर्शन कर रहा है, एक तरह से को इंश्योरर चार्ज कर रहा है किससे, लीड इंश्योरर से। इस 4 करोड़ पे अगर जीएसटी लगा भी दिया तो भी लीड इंश्योरर को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा एक तरह से बेटा, हाँ है ना। सर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए कितने पर, 10 करोड़ पे बेटा। अब पूरे 10 CR पे अगर जीएसटी मिल रहा है तो इस 4 करोड़ पे अलग से जीएसटी लगा के फिर इसका क्रेडिट लेके, सर क्या मतलब था सर, देयर वाज नो सेंस। इसलिए सर इंडस्ट्री के अंदर कई सालों से ये चल रहा था कि लीड इंश्योरर वाज पेइंग जीएसटी ऑन एंटायर ₹10 करोड़, और 4 करोड़ तो केवल वो अपोर्शन कर रहा था, इसलिए उस 4 करोड़ पे कोई जीएसटी पे नहीं हो रहा था, 4 करोड़ पे कोई जीएसटी पे ही नहीं कर रहा था। पर डिपार्टमेंट के कई सारे लोगों ने, सर कई सारे ऑफिसर्स ने ये इंश्योरेंस कंपनीज पे नोटिस इश्यू कर दिए कि भाई साहब ये 4 करोड़ पे जीएसटी पे करो। तो सर दोनों इंश्योरेंस कंपनी ने बोला इस 4 करोड़ पे जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बोला कैसे पे कर चुके हो साहब, ये 10 करोड़ में से तो 4 करोड़ निकाल के हमको दिए। तो सर बजाज, तो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने क्या बोला कि वो 10 करोड़ पे जीएसटी पे किया था लीड इंश्योरर ने, को इंश्योरर का पोर्शन जो था उस पे जीएसटी लगाओ, आप भले लीड इंश्योरर उस पे क्या ले ले, आईटीसी ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब अननेसेसरी इसका प्रोसीजर बढ़ाने से क्या फायदा था, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया मार्केट के अंदर, डिपार्टमेंट इंटरेस्ट मांगता है, एसएससी से पेनल्टी मांगता है, देयर वाज नो सेंस। इंश्योरेंस कंपनी ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया साहब हम केवल अपॉर्शनमेंट ऑफ दी प्रीमियम कर रहे हैं, आपके एंटायर 10 करोड़ पे जीएसटी लग गया है, हमने आपको दे दिया टैक्स, अब 4 करोड़ पे अगर आप टैक्स लगा भी देंगे तो उसका आईटीसी मिल जाएगा लीड इंश्योरर को, आपको कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने वाला नहीं है। अननेसेसरी हमारा भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब, मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी बात को सुना और बोल दिया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है सर, इंसर्ट कर दो इसको शेड्यूल नंबर 3 में, और बोल दिया क्या, ये 4 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है, अपॉर्शनमेंट ऑफ द प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये 4 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द को इंश्योरर इन दिस केस। क्लियर, डन। शायद मेरा पॉइंट अब तक पहुंच गया बेटा, एक बार पढ़ लीजिए बेटा, ये देखिए दिमाग में रखेंगे क्या, वो 4 करोड़ एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द को इंश्योरर प्रीमियम, को इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बेटा, 4 CR। सर ये अपॉर्शन कौन कर रहा है, बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर, लीड इंश्योरर को इंश्योरर को पे कर रहा है फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली सप्लाइड बाय द लीड इंश्योरर एंड द को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड इन को इंश्योरेंस अरेंजमेंट। पर कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लीड इंश्योरर पेज जीएसटी ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। आप पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है साहब, 4 करोड़ पे अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। ये पॉइंट नंबर 9 खत्म होता है। अब देखो सर, हमने इस पॉइंट को पहले समझा, ट्रांजेक्शन विजुअलाइज किया, फिर पढ़ा, कितना इजीली समझ में आया बेटा। ओके डन। तो सर कुल मिला के 10 करोड़ पे अगर पूरे पे जीएसटी लग गया, लीड इंश्योरर ने पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे कर दिया, तो 4 करोड़ रुपए जो मेरे एग्जांपल में था अपॉर्शनमेंट कर रहा है वो किसको, को इंश्योरर कंपनी को। तो ऐसे केस में उस पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है जो अपॉर्शन के अमाउंट पे बेटा। ओके चलिए आइए पॉइंट नंबर 10 अगेन आइए बेटा, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बेटा ये वाला पॉइंट भी आइए बच्चों, यहां देखना एक बार मैं ये सब हटा देता हूं सो दैट आप इस लेक्चर को पॉज करके ये कॉपी जरूर कर लेना बेटा आप।
ओके, चलिए अब हम पढ़ रहे पैरा नंबर 10। सर अगेन अब ये बात कर रहा हूं मैं क्या, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट। अब री इंश्योरेंस अरेंजमेंट में क्या होता है साहब, मान लो, समझने की कोशिश करना, मैं एग्जांपल वही लेता हूं आईपीएल के इवेंट का बेटा। मान लो साहब एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है आईपीएल का, सर या सर एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करना है साहब। एयर इंडिया ने कांटेक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी से, सर किसे, बजाज इंश्योरेंस से, कि हमको हमारे सारे जो एयरक्राफ्ट का स्टॉक है उसका इंश्योरेंस करना है। 100 करोड़ का स्टॉक है साहब, उसके लिए प्रीमियम 10 करोड़ रुपए चार्ज करने के लिए तैयार है सर। अब मालिक बजाज इंश्योरेंस ने क्या किया, बोला 100 करोड़ का मैं स्टॉक का इंश्योरेंस तो कर दूंगा, पर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कल को कुछ हो गया तो 100 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे साहब, इतना कैपेसिटी मेरा नहीं है। उसने क्या किया सर, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बात करी, जीआईसी से, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बात करी कि साहब मैं अगर ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लूं तो क्या आप री इंश्योर कर देंगे क्या। बोला ठीक है कर देंगे साहब। हाँ है ना, सुनने समझने की कोशिश करना। अब ऐसे केस में क्या किया कि सर एयर इंडिया ने अपने सारे प्लेन्स का इंश्योरेंस करा दिया 100 करोड़ में सर, इन री इंश्योरेंस अरेंजमेंट सर थ्रू बजाज इंश्योरेंस। किससे इंश्योरेंस कराया अल्टीमेटली, अल्टीमेटली इंश्योरेंस हुआ किससे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से बेटा। बीच में बजाज इंश्योरेंस कौन था बेटा, सर वो कंपनी था जिसने कांटेक्ट किया था किससे, एयर इंडिया से बेटा। अब साहब इसका प्रीमियम कितना बेटा, 10 CR। अब बजाज, सुनना बात को ध्यान से, बजाज इंश्योरेंस क्या कर रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है किससे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बेटा। कितने में, 10 करोड़ में बेटा। हाँ है ना भाई, 10 करोड़ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जीएसटी पे करेगी साहब। ठीक है, अब सर बजाज इंश्योरेंस बोलेगा मेरे को क्या मिला इसमें, सारा काम मैंने करवाया, बिजनेस में लेके आया, मेरे को क्या मिला। तो सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बजाज इंश्योरेंस को बोला कि सिंस आप बिजनेस लेके आए आपका कमीशन बनता है 1 CR, अब 1 CR रख लेना अपने पास में, बचा हुआ 9 करोड़ ही मेरे को देना। तो हुआ क्या, 10 करोड़ वॉज दी ग्रॉस प्रीमियम, जिसपे जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या पे कर रही है, पूरा जीएसटी पे कर रही है साहब, री इंश्योरेंस वाला बेटा। एंड मालिक 1 करोड़ इज द सीडिंग कमीशन, बोलते हैं इसको, CEDING, सीडिंग कमीशन, जो बजाज इंश्योरेंस कवर कर रहा है, बजाज इंश्योरेंस चार्ज कर रहा है फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस। और होता क्या है प्रैक्टिकली, होना क्या चाहिए, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 10 करोड़ पे जीएसटी पे करना चाहिए, बजाज इंश्योरेंस विल चार्ज कमीशन ऑफ 1 CR टू होम, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेटा, कितने का, 1 CR। अब सर 1 CR का बिल लिखेगा, उस पर अगेन जीएसटी चार्ज करेगा। अब इस पे जीएसटी अगर लगाया तो सर एक तरह से जनरल इंश्योरेंस कंपनी का इनवर्स अप्लाई हुआ ना, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कमीशन की सर्विसेज ली टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफ ₹10 CR, 1 करोड़ की सर्विसेज ली टू प्रोवाइड द 10 करोड़ की सर्विसेज। अब 1 करोड़ पे क्या लगेगा, जीएसटी, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एनीवेज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा बेटा। हाँ है ना, पर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली हो क्या रहा था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर रही थी, पर साहब ये 1 करोड़ का जो सीडिंग कमीशन था इस पे कोई जीएसटी पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली 1 करोड़ पे जीएसटी लगा भी दिया तो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सर क्या हो रहा था, इसका पूरा आईटीसी मिल रहा था, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कोई एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिल रहा था बेटा। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन। रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन मतलब रेवेन्यू गवर्नमेंट का न्यूट्रल हो रहा था, 1 करोड़ पे जीएसटी लगा भी दिया तो 1 करोड़ पे जो जीएसटी था उसका पूरा आईटीसी मिल जाएगा किसको, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। इसलिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 के अंदर इस पॉइंट को इंसर्ट कर दिया और बोल दिया पैरा नंबर 10 के थ्रू कि सर ये जो 1 CR का जो सीडिंग कमीशन है जो री इंश्योरेंस के थ्रू मिल रहा है बजाज इंश्योरेंस को, उस 1 CR पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन ₹1 CR, पर कंडीशन क्या है, जो ये री इंश्योरेंस कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसने पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया होना चाहिए। क्लियर, डन। अब वापस से देखिएगा, लैंग्वेज पढ़ते हैं हम तो आपको अच्छा लगेगा बेटा, देखना ध्यान से।
देखना ध्यान से भाइयों, मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं आपको बेटा। और होता क्या प्रैक्टिकली, सर बजाज इंश्योरेंस क्या करता है, बजाज इंश्योरेंस 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए अपना कमीशन काटता है और नेट 9 करोड़ ही इसको ट्रांसफर कर देता है। पर सर वैसे भी ये कर क्या रहा है, नेट पेमेंट 9 करोड़ कर रहा है, पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम का अमाउंट था कितना, 10 CR। वो तो 1 करोड़ रुपए कमीशन काट के 9 करोड़ दिया ना, बाकी अल्टीमेटली रेवेन्यू कितना है, 10 करोड़। उसमें से 1 करोड़ इसने कमीशन दिया है, 10 करोड़ पे जीएसटी पूरा लग रहा है, तो वो 1 करोड़ पे अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं बुक में पढ़ा देता बेटा, पढ़िए ध्यान से। सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर, बजाज इंश्योरेंस ने जनरल इंश्योरेंस को सर्विसेज दी है, कमीशन वाली बेटा। फॉर विच सीडिंग कमीशन और द री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए अपना कमीशन काटा और 9 करोड़ रुपए इसको ट्रांसफर किया है। वापस पढ़ना, सर्विसेज बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और द री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर। इस री इंश्योरेंस कमीशन पे, सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, पर कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर on the gross reinsurance premium, that is 10 crore payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the said commission, said ceding commission or the reinsurance commission। बेटा अगर entire 10 करोड़ पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने पूरा जीएसटी पे किया है, तो जो 1 करोड़ रुपए था क्या कमीशन का अमाउंट, इस पे जीएसटी पे करने की जरूरत अलग से नहीं है, क्योंकि इट इंक्लूड्स 10 करोड़ के अंदर जीएसटी लग गया, मतलब 1 करोड़ पे ऑलरेडी लग गया बेटा। हाँ है ना भाई, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। सर ये पॉइंट नंबर 10 भी खत्म होता है। अब आप चाहे तो एक क्लिक कर सकते हो इस पेज का, सो दैट आप अपने नोटबुक के अंदर या अपने नोट्स में इसको लिख ले, सो दैट आपको जब रिवाइज करना हो तो जल्दी से रिवाइज हो जाए। ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर पैरा नंबर 9 और पैरा नंबर 10। यस सर, ओके चलिए मालिक सरकार अगला अमेंडमेंट पढ़ते हैं बेटा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, अगेन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, देख पैरा नंबर 9 और पैरा नंबर 10 ये फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू आए थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 24, पर जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 से आ गया था बेटा। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर देके बोला क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक जो डिस्प्यूट था उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया इन दोनों ट्रांजैक्शंस पे, उस पे टैक्स पे करने की जरूरत अब नहीं है। जो हमने 1 नवंबर से एग्जाम किया है, एक तरह से शेड्यूल 3 में डाला है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पे जीएसटी नहीं पे करेंगे हम। कब से, 1 जुलाई से। हाँ है ना भाई, 1 नवंबर 2024 से उस कमीशन के अमाउंट पे, उस अमाउंट पर आपको जीएसटी पुराने पीरियड के लिए भी पे करने की जरूरत नहीं है। एक सर्कुलर ऐड करके बोल दिया क्या, फर्दर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन पैरा नंबर 9 and 10 अबव इज रेगुलराइज्ड फॉर द पीरियड 1 जुलाई 17 to 31 अक्टूबर 2024 ऑन एज इज वेरीज बेसिस। मतलब जैसा है वैसा रहने दो, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया रहने दो, मत पे करना अब, और जिन्होंने पे कर दिया वो रिफंड लेने मत आना। एज इज वेरीज बेसिस मतलब जो हो गया सो हो गया, जान दो, आगे चलो। आगे भी टैक्स पे नहीं करना है, पुराने वाले पीरियड के लिए भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, समझे? यस सर। ये सर्कुलर ऐड करके डिपार्टमेंट ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया बेटा। तो सरकार अभी सर ध्यान देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ध्यान दे रही है, और इस तरह के पुराने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए इस तरह के पॉइंट ऐड किए बेटा गवर्नमेंट ने। आओ बच्चों अगला अमेंडमेंट देखते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। पर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का अमेंडमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको टैक्स इनवॉइस वाला जो चैप्टर है उसमें सेक्शन 31 आता है कि टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा। वहां पर सर मैंने आपके लिए एक पॉइंट वहां ऐड किया है। मैंने तो क्या ऐड किया, गवर्नमेंट ने ऐड किया, जिसका लिंकिंग में नहीं यहां दे रखा है। पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा कहां, टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट। सरकार जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रखता है वहां हमको बताया रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। तो जहां रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वह रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करता ही करता है, प्लस अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा।
सुनना ध्यान से। अब रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस कब इश्यू करना है? जब सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा, सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहा है, तो उसको केवल टैक्स पे करना है, खुद पे इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, वो सप्लायर ही बिल दे देगा बेटा अपने को। पर अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अब सर खुद पे इनवॉइस इश्यू करना, उसका टाइम लिमिट कितना है? वो अब तक नहीं दे रखा था, जो इस बार इंसर्ट हुआ और बोल दिया क्या 30 दिन, 30 डेज। जिस दिन रेसिपिएंट को वो गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव होता है, जिस दिन रेसिपिएंट को वो गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स के लिए भी है सर्विसेज के लिए भी बेटा, गुड्स और सर्विस और बोथ जब रिसीव होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। खत्म। चलिए, ये तो हो गया क्या इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, उसकी टाइम लिमिट पढ़ लीजिए। वेयर अ टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय द रेसिपिएंट हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 93 और 94, he shall issue the said invoice within a period of 30 days from the date of receipt of the said supply of goods or service or both। जब उसको गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा। ओके मालिक, ये तो हो गया क्या टैक्स इनवॉइस का अमेंडमेंट जो मैंने आपको यहां पढ़ाया लिंक करने के लिए। अब टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3, इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है अब सुनना ध्यान से बेटा। सर पहले मैं बताऊंगा, पहले क्या था पॉइंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट जब लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अंडर सर्विसेज, तो वहां पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 अप्लाई होता है। और वो प्रोविजन क्या कहता है, सुनना ध्यान से, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट इश्यू किया वहां से 61st डे या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, रेसिपिएंट ने सप्लायर को जो पेमेंट किया वो दिन, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी है बेटा। आई रिपीट सर, पहले मैं पहले वाला प्रोविजन बता रहा हूं सो दैट आपको अभी वाला पॉइंट जो है जल्दी समझ में आएगा। सर पहले वाला प्रोविजन क्या था, सप्लायर ने अगर कोई इनवॉइस इश्यू किया या कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया इन लिeu ऑफ इनवॉइस, वहां से 61st डे और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या होता था बेटा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है सर, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, ये हमने पहले पढ़ा था बेटा। अब सुनना अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है, यहां बोल दिया क्या कि ये 61st डे वाला प्रोविजन अप्लाई होगा कब, अगर सप्लायर इज सपोज टू इश्यू द इनवॉइस। मतलब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, तो सप्लायर ने जब बिल इश्यू किया होगा, इनवॉइस इश्यू किया होगा सर, वहां से 61st डे और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है एंड रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस ऑन हिमसेल्फ, तो ऐसे केस में कोई 61st डे नहीं मिलेगा। जिस दिन उसने खुद पे इनवॉइस इश्यू कर दिया, जिस दिन रेसिपिएंट ने खुद पे इनवॉइस इश्यू कर दिया, वो दिन या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट्स इट। तो सर जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया वो दिन, या जिस दिन उसने खुद पे इनवॉइस इश्यू कर दिया वो, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस वेयर एवर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस। क्लियर, डन। वापस से रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 खत्म हो गया अमेंडमेंट बेटा। सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, अगर सप्लायर को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है तो अगर सप्लायर इज सपोज टू इश्यू द इनवॉइस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। हाँ है ना भाई, वहां से 61st डे या रेसिपिएंट ने सप्लायर को जो पेमेंट किया वो, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है, मतलब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर कि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 61st डे नहीं देखने का, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। डन। ओके, अब ध्यान देना बेटा, मालिक रेसिपिएंट
को खुद पे इनवॉइस कब इश्यू करना होता है? जब सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। उसको इनवॉइस कितना टाइम में इश्यू करना पड़ता है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जब सर्विसेज रिसीव हुई है, गुड्स रिसीव हुआ, वहां से 30 दिन में बिल इश्यू करना है। पर उसने 30 दिन में बिल इश्यू किया या नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन उसने इनवॉइस इश्यू किया, वो दिन या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब 30 दिन में बिल अगर इश्यू नहीं किया होगा तो लेट इश्यू ऑफ इनवॉइस की वजह से उसको जनरल पेनल्टी लग जाएगा, एक अलग बात है बेटा। पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वही होगा, भले 30 दिन में बिल इश्यू कर या मत कर। क्लियर? डन। अब जाके प्रोविजन खत्म हो गया है। अच्छा, मैंने इसका इलस्ट्रेशन भी दे रखा बेटा, ये देखिए। एक मैंने इस प्रोविजन को समझाने के लिए छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया, देख लीजिए बेटा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, अज्यूमिंग दैट service supplied is taxable under reverse charge and supplier being unregistered, invoice is required to be issued by the recipient. तो सर 14 Feb को पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस, 14 फरवरी को पेमेंट कर दिया, एंड द रेसिपिएंट इशूड द इनवॉइस फॉर सर्विस रिसीव्ड ऑन 3rd March। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल, ना 31st डे ना 61st डे, कुछ भी नहीं, ये और ये डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 14 Feb इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बात खत्म, पिक्चर खत्म, दिमाग एक्स्ट्रा लगाने का ही नहीं। क्लियर? डन। सर आइए, मैंने 2 इलस्ट्रेशन आपकी मेन बुक में और दे रखे थे जिसमें भी अमेंडमेंट था, तो मैंने ये भी स्कैन करके आपको अपलोड कर दिया सो दैट आप अपनी बुक के अंदर इनको अमेंड कर ले, और जिनके पास दूसरी कोई बुक है तो वो इसका प्रैक्टिस कर ले बेटा, कुछ नहीं। सरकार आरसीएम सर्विसेज इंपोर्ट करिए बेटा, कब? 15 अक्टूबर को। आप खुद ही सोचिएगा बेटा, सर्विसेज इंपोर्ट करिए मतलब सर्विस सप्लायर का है, आउट ऑफ इंडिया है। अब सर्विस सप्लायर अगर आउट ऑफ इंडिया है तो डेफिनेटली वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, रेसिपिएंट ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा जो इंडिया में है बेटा। तो ऐसे केस में खुद नहीं खुद पे इनवॉइस इशू करना बोला प्रोविजन लगेगा बेटा। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिच एवर इज अर्लियर, दैट्स इट। पढ़ना। इंपोर्ट कब करी? 15 अक्टूबर। इनवॉइस कब इशू किया? 25 नवंबर। पेमेंट कब किया सर्विस सप्लायर को? 30 अक्टूबर। कुछ दिमाग नहीं लगाने का, सिंपली इन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 30th अक्टूबर इज अर्लियर, सो टाइम ऑफ सप्लाई इज 30th अक्टूबर, खत्म। आप इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करेंगे तो देखिए 15 अक्टूबर को सर्विसेज इंपोर्ट करी, मतलब सर्विसेज रिसीव कब हुई? 15 अक्टूबर। बिल कब इशू किया? 25 नवंबर। देखिए 30 दिन के अंदर बिल इशू करना, पर जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया जिसके अंदर मैंने लिखा है क्या? इनवॉइस 30 दिन के बाद इशू हुआ है। फिर भी मेरे टाइम ऑफ सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या बोलता है? इन दोनों डेट में विच एवर इज अर्ली इज द टाइम ऑफ सप्लाई, बात खत्म। क्लियर? ध्यान रखना है बेटा आपको। आइए, अच्छा अब आप सोचेंगे इसने बिल टाइमली इशू नहीं किया तो क्या होगा? उसकी पेनल्टीज अलग से दी होती है, जो जनरल पेनल्टी होती है 25,000 तक की, वो लगेगी, वो सीए फाइनल में आके आप पढ़ेंगे बेटा। ओके, आइए बच्चों, लेसन 13 आरसीएम की सर्विसेज इंपोर्टेड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 अक्टूबर, इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट ऑन सेम डे बिल फाड़ दिया बेटा। पेमेंट मेड टू सर्विस सप्लायर ऑन 20 नवंबर। तो सर 15 अक्टूबर और 20 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, 15 अक्टूबर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई इज 15 अक्टूबर, बात खत्म। क्लियर? ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई खत्म बेटा। अच्छा एक बात और, सर अब मैं आगे बढ़ने से पहले इस प्रोविजन को वापस रिपीट कर रहा बेटा आपके लिए, और आपको थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इज रिगार्डिंग गुड्स। गुड्स का जो टाइम ऑफ सप्लाई है जो आपके सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। मतलब उसका प्रोविजन पहले क्या था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जहां जहां रेसिपिएंट लायबल है वहां टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुड्स के लिए 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, whichever is earlier is the time of supply। पहले भी वही था, अभी भी वही है बेटा। अच्छा, वहां पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स ऑलरेडी था ना यार बेटा, इसलिए वहां के प्रोविजन में अमेंडमेंट नहीं किया। यहां पे सर्विसेज में क्या था? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, बस यही दो प्रोविजन थे। सर्विसेज कब रिसीव हुई उससे कोई रिलेवेंस नहीं था, इसलिए
सर्विसेज जब रिसीव हुई होगी उसके 30 दिन में सप्लायर रेसिपेंट ने खुद पे इनवॉइस इश्यू किया होगा, अगर रेसिपेंट खुद लायबल इनवॉइस इश्यू करने के लिए, इसलिए वो प्रोविजन ऐड कर दिया यहाँ पे और बोल दिया कि जब उसने खुद पे इनवॉइस इश्यू किया वो दिन या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर कुल मिला के आरसीएम ऑफ गुड्स के केस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, आरसीएम ऑफ सर्विसेज में अमेंडमेंट था, मैं पढ़ा चुका बेटा आपको, क्लियर। आइए बच्चों, और उसके मैंने इलस्ट्रेशन भी आपको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और हाँ देखिए बुक के अंदर बीच में इस चैप्टर के एंड में आपके लिए एक मैसेज लिखा था, पढ़ लेता हूं आपके लिए। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, ध्यान रखना अभी नहीं तो कभी नहीं, लगा दो अपनी पूरी ताकत। लोग बोलते अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ गया है। अगर अभी मेहनत कर दी तो पूरा दौर आपका होगा, पूरी दुनिया आपके लिए एप्रिसिएशन देगी एंड सर आपके फैमिलीज आपके लिए प्राउड फील करेगी, इसलिए लगा दो अपनी पूरी दम एंड सर लगा दो सर पूरी ताकत और पढ़ाई करिए अच्छे से अपनी। आइए बच्चों अगला अमेंडमेंट पढ़ते हैं। कहा आईटीसी सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 उसका क्लॉज नंबर आई, उसमें अमेंडमेंट बेटा क्या बोलता है, सर टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 74 इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। सर पहले यहां पे सेक्शन नंबर 129 और 130 का भी रेफरेंस था, उसको काट दिया बेटा। अमेंडमेंट अच्छा पहले क्लॉज नंबर आई क्या था, एनी टैक्स विच इज पेड इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 एंड 130। सबसे पहला 129 और 130 को काटा क्योंकि 129 और 130 पेनल्टी के सेक्शन है यार, पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स के सेक्शन है, इसमें टैक्स पे होता ही नहीं है, इन दोनों सेक्शन के थ्रू टैक्स पे होता ही नहीं, तो इनका रेफरेंस डालने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, तो इनको काटा बेटा। अच्छा वैसे दोनों सेक्शन आपके कोर्स में नहीं आते, इनफैक्ट तीनों सेक्शन कोर्स में नहीं आते बेटा, ये तो ब्लॉक क्रेडिट में रेफरेंस इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको बेटा। प्लस सेक्शन नंबर 74 अब जो है वो केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी नया एक सेक्शन 74A इंसर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो जब सेक्शन नंबर 74 है ही कब तक के लिए, 2023-24 के लिए बेटा, तो इसलिए यहां पे लिख दिया क्या, सेक्शन नंबर 74 में अगर आपने गुड टैक्स पे किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो आपका आईटीसी क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। जैसे सप्लायर और रेसिपिएंट ने कोई टैक्स चोरी करी, सप्लायर पकड़ में आ गया बेटा, ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने टैक्स रिकवरी करी यूजिंग सेक्शन नंबर 74। अब 74 के थ्रू सप्लायर ने टैक्स पे किया और डेबिट नोट रेज कर दिया कस्टमर को, तो उस डेबिट नोट के बेस पे उस कस्टमर को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि दैट टैक्स वाज पेड इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन नंबर 74। क्लियर। और वो सेक्शन अब एप्लीकेबल केवल 2023-24 के लिए, तो वहां तक के लिए सर क्रेडिट क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। उसके बाद 74A सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है जिसके लिए कोई ब्लॉकेज नहीं दे रहा है। ओके, और आगे भी ध्यान रखना, जहां जहां आपने कई सारी जगह पढ़ा होगा रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74, तो हर जगह और 74A ऐड हो गया है। सेक्शन नंबर 73 और 74A ये आपको हर जगह मिलेगा आगे भी बेटा, पर यहां पर केवल 74 के लिए बोला है, 74 अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 74A सेक्शन जो नया इंसर्ट हुआ है, अगर सेक्शन नंबर 74A के थ्रू सप्लायर ने कोई टैक्स पे किया और रेसिपिएंट को डेबिट नोट रेज किया है तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2024 से फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 सेक्शन नंबर 74A जो एप्लीकेबल हुआ है, अगर सप्लायर ने 74A के थ्रू को टैक्स पे किया और उसका डेबिट नोट रेज किया कस्टमर को, तो डेबिट नोट के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जो दिया है केवल 74 के लिए दिया है, 74A के लिए ब्लॉकेज नहीं रखा है। क्लियर, डन। तो कुल मिला के क्लोज नंबर आई में अमेंडमेंट ये हुआ है कि 2023-24 तक अगर आपने सेक्शन नंबर 74 की वजह से कोई टैक्स पे किया तो रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा उस डेबिट नोट के बेस पे। दैट्स इट। ओके बच्चों, चलिए बाकी मैंने एडिशनली आपको नॉलेज के लिए बताया। सर 74A, 74, 73 ये सिलेबस में आपके नहीं आते हैं, डिटेल में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये डिमांड के सेक्शन है बेटा, शोकोज नोटिस, पेनल्टीज, डिमांड रिकवरी के सेक्शन, डिमांड के सेक्शन में बेटा ये। ओके, चलिए तो आगे भी ध्यान रखना, आगे 3-4 जगह आपको मिलेगा 73, 74, तो आगे मैंने और 74A लिखा हुआ है। ओके, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा वो। आइए बच्चों, ये लो आई गया बेटा। जैसे कंपोजिशन स्कीम, अगर आपने
कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलती थी, फिर भी आपने जबरदस्ती कंपोजिशन स्कीम लेके कम टैक्स पे किया, तो डिपार्टमेंट आपसे क्या करेगा, बाकी अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी रिकवरी करेगा एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74 और 74A मैंने ऐड कर दिया बेटा। हाँ मैंने क्या मतलब गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया बेटा, क्लियर, क्योंकि 2024-25 से तो अब 74A एप्लीकेबल होगा, तो जहां जहां 73 74 एप्लीकेबल हुआ और 74A भी रेफर करिएगा, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, क्लियर, डन सर। अच्छा ये वाला जो कंपोजिशन स्कीम वालों को GSR 4 फाइल करना पड़ता है एनुअली 30 जून तक, ये तो पिछले अटेम्प्ट में ही आपने पढ़ लिया था बेटा, ओके सर, इसलिए मैंने ए केवल यही पे लिखा है बेटा। देखिए तो कहीं किसी पेज पे आपको ग्रीन वर्ड ज्यादा दिखे पर ए केवल एक जगह दिखे तो समझना वो इस बार का जो अमेंडमेंट है वो यही वाला है जहां पे ए लिखा है बेटा, ओके मालिक। चलिए RCM, बड़े सुंदर अमेंडमेंट हुए 2 सर, काम के एग्जाम के लिए मार्क कर रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मालिक। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ध्यान देना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और सर इसकी वजह से आपके क्वेश्चनर बुक में भी चेंज हुए सर कुछ क्वेश्चंस। आइए बच्चों, सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या था बेटा, अगर सर्विस रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। सर्विस सप्लायर कोई भी हो सकता था पहले, पर अभी बोल दिया क्या, अगर सर्विस सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो सर ध्यान देना बेटा, सर IPL इवेंट हो रहा है बेटा, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो खुद अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद अगर एक कंपनी है, तो रेसिपिएंट कोई भी हो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पर अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जो स्पॉन्सर है, जो पैसे दे रहा है, जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का रेसिपिएंट है, जो स्पॉन्सर होता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट ना, वो पैसे दे रहा है बेटा, वो पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में तो रिवर्स चार्ज लगेगा। बस ध्यान रखना सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओके। और हाँ बच्चों, रिवर्स चार्ज पढ़ते वक्त आप लोगों को एक्स्ट्रा कोशिश होना पड़ेगा, जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, सिक्योरिटी सर्विसेज और ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, यहां पे पॉइंट क्या मिक्स होते हैं बेटा, कहीं पे बॉडी कॉर्पोरेट है, कहीं पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इनको शिद्दत से आप रिवाइज करते वक्त लिखना और ध्यान से पढ़ना, यहां कोई शॉर्टकट मत मारना बेटा, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट है, इंडस्ट्री के हिसाब से गवर्नमेंट को लगा कि बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस सप्लायर खुद है तो वो खुद टैक्स पे कर सकता है, ऐसा वहां रिवर्स चार्ज मत लगाओ, तो गवर्नमेंट ने अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कर दिया, समझे। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ कंडीशन लगाई हुई है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक जल्दबाजी में याद किया मिक्स हो जाएगा, 2-3 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। यहां पे लास्ट में जाके मिक्स हो तो आप परेशान मत होइएगा, इसको लिख के रखना, अपने टेबल पे चिपका के रखना बेटा, कहां बॉडी कॉर्पोरेट है, कहां अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये 3-4 पॉइंट में जरूर ध्यान रखना, बाकी सब जगह दिक्कत नहीं आती बेटा, ओके। और ये सबके साथ दिक्कत आती है बेटा, इसलिए आपको कोशिश होकर पहले से ध्यान से याद करके रखना है बेटा। आइए बच्चों, कौन कौन सा, एक तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, एक रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, एक सिक्योरिटी सर्विसेज, ये 3 में विशेष ध्यान रखना बेटा। आओ बच्चों, अगला अमेंडमेंट, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। भाई घर के लिए तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा कि घर किराए पे दिया है किसी ने भी, किसको, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST, और जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसने अपने बिजनेस में अगर एक्सपेंस क्लेम किया तो GST लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, भले सप्लायर कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी सर, GST में रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड, वी डोंट केयर, पर घर के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, घर के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे गोडाउन हो गया, दुकान हो गया, क्लियर सर, कोई लैंड हो गई बेटा, अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर आपने रेंट पे दी है, किसने दी रेंट पे, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होगा रजिस्टर्ड पर्सन, पर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम वाला है तो उस पर GST रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा, मना कर दिया बेटा, अमेंडमेंट ये हुआ है बेटा। अदर देन अ पर्सन हु इज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, मतलब ध्यान रखिएगा बेटा, छोटा दुकानदार जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी, उसने दुकान किसी से किराए पे ली, और जिससे किराए पे ली वो GST में रजिस्टर्ड होता तो वो खुद ही टैक्स पे कर देता फॉरवर्ड चार्ज में बेटा, बिल पे टैक्स लगा के दे देता हमको बेटा, पर वो दुकान वाला जिसकी दुकान थी उससे जिससे हमने किराया पे ली वो अनरजिस्टर्ड GST में, हम रजिस्टर्ड तो है पर छोटे व्यापारी साहब कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, अब हमको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमको क्रेडिट तो मिलती नहीं बेटा, हमने तो कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है जाओ
तुम्हें कोई रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में। क्लियर, डन। अब सर वापस सुनना बेटा, तो कंपोजिशन स्कीम वाला अगर रेसिपिएंट हुआ तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना है। सप्लायर तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है, वो तो वैसे भी टैक्स पे नहीं करेगा, मतलब एक तरह से टैक्स ही हटा दिया उस पे बेटा। और हाँ खास बात सर, ये जो पॉइंट था कि रिवर्स चार्ज लगेगा, ये 10 अक्टूबर से आया था, पर कंपोजिशन स्कीम वालों को हटाया कब से बेटा? 16 जनवरी से बेटा। तो डिपार्टमेंट तो क्या बोल रहा है भाई 11 अक्टूबर से लेके सर 15 जनवरी तक जो कंपोजिशन स्कीम वालों ने किराया दिया होगा किसको? अनरजिस्टर्ड लोगों को, उस पर टैक्स पे करो। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू करके बोला कि नहीं नहीं नहीं, जाने दो। 10 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी 2025 तक अगेन टैक्स को रेगुलराइज कर दिया ऑन एज इज वेरीज बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एज इज वेरीज मतलब जिसने टैक्स पे कर दिया ठीक है, नहीं पे किया अब मत पे करना साहब, हमें नहीं चाहिए टैक्स। ओके डन। पेंसिल गिर गई भाई साहब, देख के लेके आता हूं जोश जोश में। हाँ जी हाँ जी ओके सर, आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। तो कुल मिला के सर कंपोजिशन स्कीम वाले जो कंपोजिशन स्कीम जिन लोगों ने ले रखा है, उन्होंने अगर कोई दुकान गोडाउन रेंट पे लिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस बार अमेंडमेंट ये हुआ बेटा। अच्छा, मैंने एक सुंदर सा चार्ट जो मेगा एग्जम्पशन लिस्ट वाला चैप्टर है बेटा, जहां पे ये रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट आता है, वहां मैंने इस पॉइंट को रिपीट भी किया है और एक सुंदर सा चार्ट भी दिया है। आगे अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएगा आपको बेटा लिंक करने के लिए, सो दैट आपको सारे केस एक जगह सारे मिल जाए। आएंगे आगे तब बात करेंगे। आइए मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में आ गए अब हम। सर ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमने ऑलरेडी पॉइंट पढ़े हुए बेटा। पर इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी है तो जीएसटी माफ था बेटा, अभी भी माफ है बेटा। पर इसमें एक पॉइंट गवर्नमेंट लिखना भूल गया था यार, कि अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किसी ट्रेनिंग पार्टनर को अप्रूव किया हुआ है कि ठीक है तुम भी ये ट्रेनिंग दे सकते हो लोगों को, और तुमने अगर ट्रेनिंग दी है लोगों को, उनसे जो फीस ली है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, ये लिखना भूल गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 16 अक्टूबर को ये इंसर्ट किया कि भाई साहब जैसे कोई कोचिंग क्लासेस है बेटा, YMConcept.com, वो अगर मान लो अप्रूव्ड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से टू प्रोवाइड नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स एटसेट्रा, है ना भाई, तो उसके लिए जो भी फीस उन्होंने लोगों से ली है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा 16 जनवरी 2025 से। पर सर ये जो पॉइंट नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी आया था कब? 10 अक्टूबर को बेटा। तो 10 अक्टूबर से पहले जो पॉइंट था उसमें तो ये लोग ट्रेनिंग पार्टनर कवर होते थे बेटा, पर व्हाट अबाउट 10 अक्टूबर टू 15 जनवरी बेटा? तो अगेन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू करके बोला कि ठीक है यार, ऑल्दो हमने 16 जनवरी को ये पॉइंट इंसर्ट किया है ट्रेनिंग पार्टनर के लिए, पर 10 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी 2025 के बीच में हमने टैक्स को रेगुलराइज कर दिया ऑन एज इज वेरीज बेसिस। झगड़ा मत करो, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया अब हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, और जिन्होंने पे कर दिया वो रिफंड लेने मत आना प्लीज साहब। हाँ है ना भाई, क्लियर? तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को खुश किया बेटा, हाँ है ना मालिक? सर देख लीजिए बेटा, तो यहां देखा जाए तो ये पूरा पॉइंट अमेंडेड नहीं है, केवल पॉइंट नंबर F ऐड किया है और उसके लिए सर्कुलर ऐड किया है बेटा, बस। बाकी पूरा पॉइंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कुल मिला के कोचिंग क्लासेस या कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हु हैव बीन अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने भी अगर ये वाले कोर्सेज कराया है उसके लिए फीस लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और आपको वैसे ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है यार बेटा, ठीक है? डेट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते आपको बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि बस ये टैक्स एग्जम्प्ट है, और इनफैक्ट पहले वाले पीरियड के लिए भी एग्जाम कर दिया। इनफैक्ट ये याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा आपको तो केवल ये याद करना, इनफैक्ट ये डेट भी याद मत करना, आप तो केवल ये याद रखना कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अगर किसी ट्रेनिंग पार्टनर को अप्रूव किया तो उसने जो फीस लिया है इन कोर्सेज के लिए वो फीस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, बस इतना याद रखना, दैट्स इट। ओके बच्चों, चलिए आइए मालिक, ये रहा। अभी जो मैंने रेंटिंग वाला पॉइंट पढ़ाया था आपको बेटा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर रेंट पे दिया अपने घर किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो बेटा हाँ है ना भाई? सर उस पॉइंट में मैंने लिंक करने के लिए ये जो अभी आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला दुकान वाला मैंने पॉइंट जो पढ़ाया था वो है लिंक करने के लिए यहाँ ऐड किया हुआ, तो आपको सारे पॉइंट एक जगह मिल जाए। देख लीजिए, रीड कर लीजिए केवल आप। फर्दर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर इज चार्जेबल अंडर जीएसटी, दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड फॉलोइंग एनालिसिस विल हेल्प टू समराइज ऑल दीस पॉइंट्स। तो मैंने एक समरी भी ऐड करी बेटा आपके लिए, देखना ध्यान से।
जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, कमर्शियल, लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, जीएसटी किसको पे करना है, रिवर्स चार्ज है कि नहीं सर, ओके पढ़ना। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब घर नहीं है, अच्छा, अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर घर किराए देने वाला पर्सन अगर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज की बात है बेटा। अगर लैंडलॉर्ड खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो मैं आगे देखूंगा भी नहीं कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, आई डोंट केयर। वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लैंडलॉर्ड टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, खत्म बात। पर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड क्या है, अनरजिस्टर्ड, और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो यस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और टेनेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड, तो सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड उसको तो टैक्स पे नहीं करना है, रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है उसको भी टैक्स पे नहीं करना है, नो टैक्स इज एप्लीकेबल, खत्म बात, हाँ है ना। चलिए मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूं बेटा इसमें, मान लो प्रॉपर्टी है कमर्शियल, ओके, सप्लायर जो लैंडलॉर्ड है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट अंडर कंपोजिशन स्कीम, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सप्लायर देखो सप्लायर अनरजिस्टर्ड, तो ये बात कर रहा मैं आपसे, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है बट अंडर कंपोजिशन स्कीम है, अगेन कोई टैक्स पे नहीं करना, न सप्लायर को पे करना, सप्लायर तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड उसको टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, वो अनरजिस्टर्ड टैक्स पे करना ही नहीं, ही इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन एट ऑल, और रेसिपिएंट पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा, तो रेसिपिएंट पे भी टैक्स पे नहीं करना, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करेगा इस केस में, टैक्स एक तरह से एग्जम्प्ट हो गया बेटा, है ना। चलिए अगर यही प्रॉपर्टी क्या होती है रेजिडेंशियल, तो उसके लिए मैंने वेरियस केस दे रखे ताकि आपका रिवीजन हो जाए बेटा, मैं इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, रिवीजन के लिए पढ़ा रहा। प्रॉपर्टी कौन सी है, रेजिडेंशियल, अब रेजिडेंशियल में लैंडलॉर्ड जो है वो कोई भी हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, मैं देखूंगा भी नहीं साहब, एज फार एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज कंसर्न्ड सर बात खत्म, लैंडलॉर्ड कोई भी हो, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है जिसने अपने बिजनेस के लिए खर्चा बुक किया है तो जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज टैक्स माफ। पढ़ना, टेनेंट कौन है, रजिस्टर्ड, बिजनेस यूज के लिए लिया है, बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम किया, मतलब टेनेंट टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रजिस्टर्ड रेसिडेंट, उसने पर्सनल यूज में प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है, तो ठीक है उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर घर किराए पे लिया है रहने के लिए, जीएसटी इज नॉट, नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड तो वैसे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा, घर किराए पे लिया रहने के लिए किसने, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी एग्जेम्प्ट, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स। रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस यूज के लिए लिया है, टेनेंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है बट पर्सनल यूज के लिए उसने घर किराए पे लिया है, बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने लैंडलॉर्ड को देखा भी नहीं बेटा, क्लियर, डन। इस चार्ट से क्या आपके सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए मैंने चार्ट आपको दिया है बेटा, नई वाली बुक में प्रिंट किया है और आपको अमेंडमेंट नोट्स में मैंने दे दिया, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इसमें आप ये इनकॉर्पोरेट कर लेना चार्ट को बेटा, ओके मालिक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ए का लिखा है, ये रहा सर, वैसे ये प्रोविजन में अमेंडमेंट केवल एक ड्राफ्टिंग एरर था गवर्नमेंट से, वो करेक्ट किया है गवर्नमेंट ने ये पॉइंट, अच्छा हम लोगों ने ये पॉइंट तो पहले पढ़ा हुआ है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे पहले गलती से गवर्नमेंट से ड्राफ्टिंग एरर ये हो गया था कि और की जगह गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया, एंड, कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एंड था ड्राफ्टिंग एरर, तो एंड को किया डिलीट और को इंसर्ट किया जो सही था, बस ड्राफ्टिंग एरर किया, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ओके बच्चों, चलिए जो हमने पढ़ा था ना, मीटरिंग इक्विपमेंट रेंट पे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने सर ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स, कैपेसिटर्स इनको टेस्ट किया है, इनको शिफ्ट किया है, मीटर लाइंस वगैरह को, उसके लिए जो चार्जेस लिए, जो इंसिडेंटरी और इंसिडेंटल सर्विसेज थी फॉर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन चार्जेस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया था गवर्नमेंट ने बेटा, हाँ है ना भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन और वर्ड को सही कर दिया, पहले एंड लिखा था गलती से और कर दिया बेटा, ठीक है, कोई खास अमेंडमेंट नहीं बेटा। आइए बच्चों नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी हेडक्वार्टर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स, सर इसने क्या किया, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ली, जैसे हाउसकीपिंग,
प्लांटेशन, अपने ऑफिस को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ली। क्वेश्चन आया कि क्या इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। सर ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि साहब जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा, अब ध्यान से सुनना। क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज दी है आपने लोकल अथॉरिटी को। तो आपने और हमने पढ़ा है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी अगर वो सर्विसेज आर इन रिलेशन टू एनी एक्टिविटी विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 243W में म्युनिसिपैलिटी काम कवर है और जी में पंचायती काम कवर है। वो काम अगर आपने परफॉर्म किए और वो सर्विसेज आपने दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। तो रेसिपिएंट लोकल अथॉरिटी मान गए हम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। पर क्या फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, अब आप कहेंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है सर, पढ़िए। एमसीडी इज रिसीविंग सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी फॉर अपकीप ऑफ देयर ऑफिस। अपने ऑफिस को अप टू डेट रखने के लिए इन्होंने ये वेरियस सर्विसेज ली। अब ये सर्विसेज कहीं पे भी आर्टिकल नंबर 243W में कवर नहीं होती है, क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी है ना बेटा, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, ये कहीं पे भी आर्टिकल नंबर 243W में कवर नहीं होती है। ऐसा सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बताया और बोल दिया क्या, अब आपने सर्विसेज दी होती अगर आर्टिकल 243W वाली तो जीएसटी माफ होता। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली हेडक्वार्टर को प्रोवाइड कर रहे हो फॉर अपकीप ऑफ इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग, उस पे जीएसटी लगेगा एट द एप्लीकेबल रेट्स एज दीस सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द अफोरसेड एग्जम्पशन और जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं, सिंपल सा पॉइंट था बेटा ये। आओ मालिक, हाँ सर अगेन ये सर्कुलर पे अमेंडमेंट है बेटा। हमने आरएनडी सर्विसेज के लिए पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, ये वाला जो पिछली बार ही हमने पढ़ लिया था कि सर अगर कोई सर गवर्नमेंट एंटिटी या रिसर्च एसोसिएशन वगैरह को, सर ध्यान देना बेटा, आरएनडी सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स स्टिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी और रिसर्च एसोसिएशन वगैरह ने, मतलब रिसर्च एसोसिएशन गवर्नमेंट एंटिटी वगैरह ने किसी पर्सन को सर ग्रांट दिए फॉर आरएनडी सर्विसेज, तो उस ग्रांट के अमाउंट पे जीएसटी माफ है, ये हमने पढ़ा हुआ बेटा। अब क्वेश्चन क्या है बेटा कि मालिक ये एग्जामिनेशन का पॉइंट अगेन कब आया था, 10 अक्टूबर 2024 को आया था बेटा। तो व्हाट अबाउट द पीरियड बिफोर द 10 अक्टूबर 2024? तो सर अगेन वैसे ये सर्कुलर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 1 जुलाई 2017 से लेकर 9 अक्टूबर 2024 के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने किसी पर्सन को आरएनडी करने के लिए कोई गवर्नमेंट ग्रांट दिया है तो अगेन उस पे टैक्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एज इज वेरीज बेसिस पे लगा दिया। मतलब अगर किसी ने टैक्स पे किया तो ठीक है, नहीं पे किया तो हम टैक्स नहीं मांगेंगे, टैक्स माफ कर दिया एक तरह से। क्लियर। वैसे पुराने पीरियड के लिए कभी भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आते हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको तो पूछेंगे बस आरएनडी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है गवर्नमेंट एंटिटी से, बताओ जीएसटी है क्या, आपको लिखना ना जीएसटी एग्जाम, दैट्स इट। ये सर्कुलर्स पुराने पीरियड के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, नॉलेज के लिए बता रहा मैं आपको बेटा। ओके, पढ़ लीजिए सर्कुलर। The payment of GST on the supply of R&D services by government entities against grants received from government entities is regularized for the period 1st July 17 to 9th October 2024 on as is varies basis। मतलब ठीक है, जान दो, जैसा है वैसा रहने दो। अगर टैक्स पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो छोड़ दो। ये सर्कुलर काट देना, पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम्स के लिए बेटा। ऊपर भी मैंने कटवाया था, ये भी काट दो बेटा। पुराने पीरियड के क्वेश्चन नहीं आते, आपको तो पूछेंगे आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट एंटिटी ने किसी को आरएनडी के लिए ग्रांट दी तो जीएसटी एग्जम्प्ट है क्या, आप बोलना हाँ एग्जम्प्ट है, खत्म, इतना ही पढ़ना है आपको। ओके चलिए आइए अगला पॉइंट, अगेन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बेटा। ये पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं आपको समझाता हूं इस इंडस्ट्री का एक ट्रांजेक्शन। आपने अगर कभी मोटर व्हीकल का, बाइक का, कार का कभी इंश्योरेंस कराया हो तो देखना उसमें एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है बेटा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, आपकी कार से अगर सामने वाले को कोई डैमेज हो गया तो सामने वाला क्लेम लगाएगा और सर वो क्लेम उस इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा साहब, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेटा। अब आपने कार का इंश्योरेंस कराया किससे,
सर बजाज इंश्योरेंस से मान लो सर, बजाज इंश्योरेंस कंपनी से आपने कार का इंश्योरेंस कराया और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम का आपने उसको प्रीमियम पे किया 10,000 रुपए बेटा, ₹10,000 यू हैव पेड एज प्रीमियम इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब होता क्या है, कल को मान लो आपने आपकी कार से किसी को ठोक दिया साहब, एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने 3 लाख रुपए का क्लेम लिया है, क्लेम मांगा है सर, he claimed for rupees 3 lakh, who claimed? थर्ड पार्टी। आप क्या बोलोगे, साहब मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है, आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करो। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास वो थर्ड पार्टी गई, कौन? बजाज इंश्योरेंस के पास वो थर्ड पार्टी। बजाज इंश्योरेंस बोलता है आप कौन? हम तो आपको जानते ही नहीं साहब, हमारा क्लाइंट तो कौन है? यशवंत मंगल है सर, जिसने कार का इंश्योरेंस कराया है। तो अगर वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करेगा या उसको हल्के में लेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको बिजनेस नहीं दिया, बिजनेस दिया यशवंत ने, वो तो यशवंत की सुनेगा सर। यशवंत बोलेगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर किसने किया है? बजाज इंश्योरेंस, आप उनसे बात करो। तो सर वो थर्ड पार्टी बेचारी मर जाएगी ना यार। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, दिस बजाज इंश्योरेंस इज सपोज टू ट्रांसफर दिस प्रीमियम टू अ फंड विच इज नेम्ड एज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ताकि कल को थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस क्लेम मांगती है 3 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल, तो सर ये मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फंड जो है ये गवर्नमेंट का फंड है, तो गवर्नमेंट तो सबके लिए इक्वल है यार, गवर्नमेंट तो वो क्लेम पास करने में टाइम नहीं लगाएगी और वो बजाज इंश्योरेंस नाटक नहीं कर सकता उसके ऐसे बेटा। हाँ है ना सर, देखो ध्यान से, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, एक तरह से बजाज इंश्योरेंस ने क्या किया, हमसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया और वो प्रीमियम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया, और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ने एक तरह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया है। अब कल को कोई क्लेम आए तो कौन देगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड देगा पैसा, किसको? थर्ड पार्टी को। कितना? जो भी क्लेम का अमाउंट होगा, जैसे इस केस में 3 लाख का अमाउंट है तो 3 लाख रुपए कौन देगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड देगा बेटा। ओके, तो सर जो बजाज इंश्योरेंस ने जो 10,000 रुपए का प्रीमियम ये थर्ड पार्टी वाला होगा, वो जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में ट्रांसफर किया, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा, क्योंकि उस 10,000 पे ऑलरेडी बजाज इंश्योरेंस जीएसटी पे कर चुका होगा यार। ठीक है, पढ़ो। सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 164B ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ये सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं बेटा आपको। अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंश्योरर्स, बजाज इंश्योरेंस, आउट ऑफ द प्रीमियम्स कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल के लिए जो इंश्योरेंस ने कलेक्शन किया हम लोगों से 10,000 रुपए, वो जब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में ट्रांसफर किए होंगे तो उस 10,000 रुपए वापस से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस 10,000 रुपए ऑलरेडी बजाज इंश्योरेंस टैक्स पे कर चुका होगा। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और मैंने लॉजिक भी आपको समझाने की कोशिश करी, और लॉजिक अगर आपको मान लो बहुत देर याद भी नहीं रहे तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस कंपनीज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पैसा ट्रांसफर करती है किसको? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को, तो उस ट्रांसफर के अमाउंट पे 10,000 पे जीएसटी पे करने की वापस से जरूरत नहीं है, क्योंकि उस 10,000 पे ऑलरेडी बजाज इंश्योरेंस टैक्स पे कर चुका होगा। क्लियर? ये लॉजिक था। भारत माता की जय। चलिए सरकार, ओ ये मेगा एग्जामिनेशन पूरा खत्म। एक लास्ट में सेक्शन ऐड हुआ मस्त वाला, सेक्शन नंबर 11A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और सेम सेक्शन नंबर 6A ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सुनना, बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है बेटा ये, और एक्चुअली मस्त सेक्शन है ये वाला। मालिक सेक्शन क्या बोलता है कि अगर मार्केट में जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, क्या है बेटा? जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि कोई टैक्स पे नहीं कर रहा इस ट्रांजैक्शन पे कई सालों से, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही कि टैक्स लगता ही नहीं साहब, जबकि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन किया अभी लोगों का हमने, तो पता पड़ा टैक्स तो लगता है। अब ऑफिसर पहुंच गए सबके पास, पूरी इंडस्ट्री के पास कि टैक्स दो, तो पूरी इंडस्ट्री नाराज हो जाएगी ना यार, हम तो कई सालों से टैक्स पे नहीं करे, कल का ऑफिसर आके हमको समझा रहा है और भैया ये क्या हो रहा है। तो सर अगर मार्केट में जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस थी, देखो फ्रॉड वाला काम नहीं था, अब तक लोग इंटरप्रेट ये करते थे कि टैक्स नहीं लगता है यार, और उस वजह से हम टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जो कि गलत था, नो डाउट, मानते हैं। सही इंटरप्रिटेशन के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए, या
सही इंटरप्रिटेशन के हिसाब से टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, जैसे 28% टैक्स लगना चाहिए, लोग पे करते कितना 5% ही अब तक, और 28 वाज करेक्ट, पर लोग फ्रॉड नहीं कर रहे थे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग आज तक यही थी कि हमको 5% लगता है यार, जबकि सही इंटरप्रिटेशन क्या था 28 लगता है। अब साहब डिपार्टमेंट आके सारे इंडस्ट्री वालों को बोलता है क्या, पुराने पीरियड का पूरा टैक्स पे करो विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे करो। इंडस्ट्री बोलेगी साहब हम धंधा कर रहे हैं, बंद, जा रहे विदेश, मस्त रहो। तो इसीलिए पूरी इंडस्ट्री वाले नाराज नहीं हो जाए, गवर्नमेंट को पावर दिया सेक्शन नंबर 11A के थ्रू अंडर CGST एक्ट, और वही IGST का सेक्शन नंबर 6A में पावर दिया कि अगर मार्केट में जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि नोबडी इज पेइंग टैक्स, या दे आर पेइंग टैक्स बट एट अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब रेट ऑफ टैक्स कम पे करे जबकि हायर टैक्स लगना चाहिए, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो डायरेक्शन दे सकती है कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, आप टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा होगा ना आपने सर्कुलर, एज इज वेरीज बेसिस पे, जाने दो साहब, वही पावर या गवर्नमेंट को सेक्शन के थ्रू दे दिया। अच्छा, ये सेक्शन ऑलरेडी पहले सर्विस टैक्स में था, एक्साइज में था, अब यहाँ GST में अभी इंसर्ट किया, इसलिए तो ये सेक्शन नहीं था, इसलिए तो गवर्नमेंट को सर्कुलर देके बोलना पड़ा कि एज इज वेरीज बेसिस पे। याद है मैंने आपको पढ़ा था R&D सर्विसेज, गवर्नमेंट एंटिटी ने अगर सर गवर्नमेंट ग्रांट दी तो उसको पुराने पीरियड के लिए भी माफ किया, तो वो इसी सेक्शन के पावर था एक तरह से। तो ये सेक्शन नहीं था तो सर्कुलर के थ्रू माफ किया, हाँ है ना सर। अब वही पावर आ गया स्पेसिफिक, और गवर्नमेंट को बोल दिया गया ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी इंडस्ट्री में जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि नोबडी इज पेइंग टैक्स और दे आर पेइंग द टैक्स बट एट अ शॉर्टर रेट, लेसर रेट से, जबकि टैक्स इज पेबल एट हायर रेट, देन इन सच केस हैविंग रिगार्ड टू द जनरल प्रैक्टिस इन द मार्केट, गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्शन देके बोल सकती है ठीक है आपको ये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आगे ध्यान रखना, हाँ ना भाई, पढ़ो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, पूरा एक्ट को ओवरराइड करता है सेक्शन। इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट a practice was or is generally prevalent regarding non levy or short levy of GST, इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है कि nobody was paying tax or was paying the tax at short levy of GST on any supply of goods or services or both which were or are liable to GST or are liable at higher rate of GST। बेटा या तो लोग टैक्स पे कर ही नहीं रहे थे और टैक्स लगता था, या टैक्स पे कर रहे थे पर कम पे करते जबकि हायर टैक्स लगता था, पर गवर्नमेंट सेटिस्फाई की मार्केट में जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस थी ये वाली यार, देन द गवर्नमेंट में चाहे तो हैविंग रिगार्ड टू द सेड प्रैक्टिस डायरेक्ट दैट GST shall not be required to be paid in respect of such supplies on which GST was not levied or short levied in accordance with the said practice। कोई फ्रॉड वाला केस नहीं था, मार्केट में लोग समझते ये थे कि टैक्स नहीं लगता यार, हाँ है ना भाई। एनालिसिस, दिस सेक्शन इज इंसर्टेड टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू रेगुलराइज नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी ऑफ GST ड्यू टू जनरल प्रैक्टिस प्रेवलेंट इन दी ट्रेड, इसलिए सेक्शन ऐड कर दिया। और हमने भी आगे 2-3 सर्कुलर पढ़े थे कि सर एज इज वेरीज बेसिस पे गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दिया सर्कुलर के थ्रू बेटा, क्योंकि ये सेक्शन उस टाइम नहीं था, अब सेक्शन आ गया, अब गवर्नमेंट डायरेक्ट नोटिफिकेशन देके माफ कर देगी, जाने दो, हाँ है ना भाई। यस, आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट बेटा, हाँ है ना, मजा आया बेटा पॉइंट। यस, तो ये पुराने पीरियड के झगड़े खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को सेक्शन दिया गया बेटा। आओ बच्चों, ये था आपका मेगा एग्जामिनेशन का लास्ट पॉइंट। आइए बच्चों, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है, वहां एक पॉइंट ऐड किया। पॉइंट ऐड किया क्या बच्चों, समझने की कोशिश करना कि मालिक आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म नंबर GST REG 01 आप फाइल करेंगे सर, उसमें जब पार्ट ए फिल करेंगे उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है बेटा आपको। पार्ट ए पार्ट बी फिल किया, आपको सर आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप सबमिट करो तब आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई बेटा, क्लियर सर। पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया ही नहीं तो साहब आपके लिए एक एडिशनल प्रोसीजर यहां पे ऐड कर दिया है, देखना ध्यान से। बोल दिया आपको क्या कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो ऐसे केस में आपको डिपार्टमेंट फिजिकली बुलाया जाएगा, आपका फोटोग्राफ लेंगे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सर आपका अगर ये प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है माना जाएगा बेटा। जैसे पता है पहले आपने पढ़ा था क्या,
अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन हो भी गया, बट वो आधार नंबर से वो पर्सन ऐसा आइडेंटिफाई हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स, हाँ है ना सर, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेस पे वो आदमी ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि साहब इसने पहले फ्रॉड किए हुए हैं, तो ऐसे केस में उस पर्सन को डिपार्टमेंट अपने फैसिलिटेशन सेंटर, मतलब जीएसटी का डिपार्टमेंट, ये भी एट प्रेजेंट उनका खुद का ऑफिस, तो डिपार्टमेंट अपने ऑफिस बुलाएगा उस एसएससी को, सर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी, याद है बेटा? तो सर उस तरह का ही प्रोसीजर यहाँ पे ऐड कर दिया है, किनके लिए? जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, उन लोगों को डिपार्टमेंट आना पड़ेगा फिजिकली, उनका फोटोग्राफ लिया जाएगा एंड सर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उनकी एप्लीकेशन विल बी प्रोसीडेड, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो, ठीक है? अच्छा सुनो, अगर इंडिविजुअल ने अप्लाई किया तो इंडिविजुअल खुद जाएगा बेटा, एचयूएफ ने अप्लाई किया तो करता जाएगा, कंपनी ने अप्लाई किया तो उसका ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर जाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई? ये पढ़ो सर फर्दर। और वैसे भी आधार ऑथेंटिकेशन हर एक के पास आधार नंबर है यार, 2 मिनट का काम है, वैसे प्रैक्टिकली हर आदमी आधार ऑथेंटिकेशन कराता ही कराता है, ये तो कोई बांग्लादेश से अगर आ गया घुसपैठिया और वो अगर इस तरह काम कर रहा है तो उसको बुलाया जाएगा समझे? तो ये एक्सेप्शनल केस में अप्लाई होता है, पढ़ो फर्दर। एवरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर shall be followed by taking photograph of the applicant where applicant is an individual or of such individuals, जैसे करता हो गया एचयूएफ के केस में, in relation to applicants as notified under section 25 subsection 6C, जैसे एचयूएफ करता कंपनीज वगैरह जो मैंने एग्जांपल दिया, where applicant is not an individual, तो उसके केस में वो करता वगैरह जाएंगे बेटा, तो उनका फोटोग्राफ लिया जाएगा along with verification of original copy of documents uploaded with the application in form number GST REG01 at one of the facilitation center, मतलब डिपार्टमेंट का ऑफिस ही एट प्रेजेंट, एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर द सेड प्रोवाइजो। मतलब ये बोल दिया क्या सर, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो ऐसे केस में उस इंडिविजुअल को या उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको बुलाया जाएगा, इंडिविजुअल को या एचयूएफ वगैरह केस में कर्ता को बुलाया जाएगा, फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है कंप्लीटली, ये माना जाएगा बेटा, दैट्स इट, कोई खास बात नहीं। एग्जामिनेशन के लिए कोई टफ पॉइंट नहीं है, कोई बहुत ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है सर, ये इजी पॉइंट है। आओ बच्चों, टीडीएस का रिटर्न, अच्छा आपको पता है सर टीडीएस का रिटर्न जीएसटी 7 के फॉर्म में फाइल करना पड़ता है, 10th ऑफ द एवरी मंथ मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। अभी ऐड हो गया कि अगर पूरे महीने में आपने कोई टीडीएस नहीं काटा है तो भी नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया, पहले नहीं था ये, पढ़ो फर्दर। द डिडक्टर शैल furnish return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month। पूरे महीने में अगर कोई टीडीएस नहीं काटा तो भी नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। क्लियर? अब ये पॉइंट आगे 2 जगह और आएगा। और पता है रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो जाते हो तो लेट फाइलिंग फी दे रखा है, पर टीडीएस के लिए अलग से हम आगे पढ़ेंगे कि अगर नील रिटर्न फाइल करने में डिपार्टमेंट अगर लेट हो गया है, भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, पीएसयूज, ये लोग ही तो टीडीएस काटते हैं। अगर नील रिटर्न फाइल करने में ये लेट हो गए तो लेट फाइलिंग फी 0 कर दी इनके लिए बेटा, आगे पढ़ेंगे हम। पर नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी इनके लिए बेटा, ठीक है? पढ़ो आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर चैप्टर के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स में 73, 74 था और 74A वर्ड ऐड किया, कोई खास बात नहीं सर। फिर यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट वाले सेक्शन में अगर कभी डिमांड ऑर्डर रेज हुआ है 73, 74 और 74A वर्ड ऐड किया बेटा। अच्छा, ये कोई अमेंडमेंट पहले हम पढ़ चुके बेटा, है ना? ये पुराना अमेंडमेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा। नया अमेंडमेंट केवल जहां ए लिखा वही है बेटा। क्लियर? तो जहां 73, 74 का रेफरेंस था वहां और 74A ऐड कर दिया, ठीक है सर। आइए बच्चों, सर सुंदर पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, बस ये बाकी है बेटा। अच्छा, ये क्या पढ़ा चुका? अरे टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस पढ़ाया ना, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाते वक्त इसी लेक्चर में शुरुआत में। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर आरसीएम, 30 दिन याद है बेटा? मैं रिवाइज कर रहा था आपको कि अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इफ सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कितने दिन में? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। देखो बेटा, गुड्स हो या सर्विस हो, गुड्स के केस में भी अगर रिवर्स आ लगता है और रेसिपिएंट लायबल है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो गुड्स जब रिसीव हुआ उसके 30 दिन में बिल इशू करना है, सर्विस जब रिसीव हुआ उसके भी 30 दिन में बिल इशू करना है बेटा। क्लियर? डन। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, वापस रिवाइज कर लिया। अब एक पॉइंट ऐड किया बेटा,
कि जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करना है ना, अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। क्लियर? तो सर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयूज वगैरह, ये केवल टीडीएस के लिए लायबल है, टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड जीएसटी में। इनके पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो सर इनको भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन अनरजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा। मतलब ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा से आपने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करी है जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू वगैरह जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर इनके पास नहीं है, तो इनको भी एक तरह से अनरजिस्टर्ड पर्सन ही मानेंगे। और अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे मतलब उस केस में उस रेसिपिएंट पे अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। दैट्स इट। पढ़ो फर्दर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। द एक्सप्रेशन सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो ही रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। The expression supplier who is not registered shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51। तो सर जो पर्सन टीडीएस के लिए ही रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको भी एक तरह से अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे। और उससे अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस और बहुत ऐसी परचेज करी है जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करना ही करना है, खुद पे इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ही कांट इश्यू नॉर्मल टैक्स इनवॉइस। बेटा क्लियर? डन, खत्म बात। आओ बच्चों, रिटर्न चैप्टर ये मैं पढ़ा चुका बेटा। सर अभी जीएसटी 7 पढ़ाया था मैंने बेटा आपको, वो रिटर्न चैप्टर में रिपीट हुआ था, इसलिए यहां लिख दिया मैंने कि इवन इफ नो टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, अ नील रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड मैंडेटरीली इन केस ऑफ टीडीएस फॉर्म नंबर जीएसटी 7 कंपलसरी। बेटा हाँ, अब एक नॉलेज के लिए बताता मैं आपको बेटा, यही बात मैं आपको टीसीएस के लिए बोलूं, अगर टीसीएस जीएसटी रेट, तो यहां पर नो नील रिटर्न इज रिक्वायर्ड। मतलब आपने बुक में नोट कर देना बेटा ये बात कि टीडीएस वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वालों ने, अगर पूरे महीने में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीसीएस कलेक्ट नहीं किया है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस एप्लीकेबल होता है, उसने पूरे महीने में अगर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया है तो उसको नील रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, नील स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर टीडीएस वालों को जीएसटी 7 फाइल करना कंपलसरी है, भले टीडीएस काटा हो या नहीं काटा हो। बेटा क्लियर? डन। और हाँ, ये टीडीएस वालों को सर आगे हम पढ़ेंगे कि नील रिटर्न के केस में लेट फाइलिंग फी 0 है, आगे आ रहा है बेटा। अब नाउ नेक्स्ट पेज पे ए का लिखा है बेटा, ये रहा 73, 74 और 74 एड हुआ, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है सर। ये रहा कि लेट फाइलिंग फी कितनी मालिक? वेयर टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड इन द सेड मंथ इज नील। तो भाई साहब आपको पता है जीएसटी 8 फाइल करना कंपलसरी कर दिया, नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कर दिया, पर इनके लेट फाइलिंग फी कर दिया कितना? 0 लड्डू। नो नील रिटर्न इज रिक्वायर्ड, नो लेट फाइलिंग फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग नील जीएसटी 7। ओके चलिए सर, बाकी नॉर्मली अगर नील के अलावा नॉर्मल जीएसटी 7 होता है तो 25 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1000 अंडर सीजीएसटी इज द लेट फाइलिंग फी, सीजीएसटी का। ओके चलिए आइए मालिक, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में अगेन सेक्शन नंबर 73, 74 था, वहां 74A भी लिख दिया। ओके चलो आइए, ई वे बिल मतलब लास्ट चैप्टर ऑफ दी जीएसटी, उसका अमेंडमेंट तो क्या है सर, एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है सर, वो भी एग्जाम के लिए कोई खास नहीं, पर मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। पता है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, अनरजिस्टर्ड हो, और आपने कोई मूवमेंट ऑफ द गुड्स कराया है ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, तो ईवी बिल इशू करने की जरूरत नहीं है सर, पर आप चाहो तो ईवी बिल जनरेट करवा सकते हो, कर सकते हो। पढ़ा था हमने कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की चॉइस है, वो चाहे तो ईवी बिल जनरेट कर दे। अब चॉइस है तो साहब जनरेट करेगा, तो उसके पास जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो कैसे जनरेट करेगा? पोर्टल पे जाके, तो उसके लिए बोल दिया क्या, उसको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। सेकंड, वो याद है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर कोई पर्सन
हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करता है इंटर स्टेट, नॉर्मली इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को एग्जाम किया हुआ है साहब, और बोल दिया क्या ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं जब तक कि उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं कर जाता बेटा। तो मालिक अगर आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो तो हमने प्रोविजन पढ़ा है कि ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स ऐसे पर्सन को ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। अब सर जो पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उसका हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर वो इंटरसेट सप्लाई कर रहा है तो इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ गुड्स ईवी बिल इशू करना कंपलसरी, पर ईवी बिल के लिए उसके पास जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो बोल दिया क्या उस आदमी को यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, सर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई कराने पड़ेंगे, उसके बाद वो ईवी बिल इशू कर सकता है। बस इतना सा पॉइंट ऐड हुआ है प्रोसीजर के लिए, नथिंग एल्स। पढ़ो नोट, an unregistered person who is required to generate EV bill in form number GST EW01 जो EV bill का फॉर्म है for interstate transfer of handicraft goods, पढ़ा नाम ने बेटा, जिसको EV bill इश्यू करना कंपलसरी है, एंड या फिर कोई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन who is opting to generate EV bill, मतलब ऑप्शन है ना उसके पास EV bill जनरेट करने का, उसने EV bill जनरेट नहीं किया, कंपलसरी नहीं, he is opting to generate EV bill in form number GST EWB01 on common portal shall submit his details electronically on the common portal in form number GST ENR03, ENR मतलब enrollment number, enrollment unique enrollment के लिए ENR enrollment ENR03, and upon validation of such details so furnished a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person, और उस unique enrollment number को यूज करके वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो ईवी बिल जनरेट कर सकता है, दैट्स इट, कोई खास बात नहीं। ओके मालिक, आओ बच्चों ये ईवी बिल भी खत्म। अब आपके लिए इस बार जो लेटेस्ट कुछ सर्कुलर्स और ऐड हुए हैं वो मैंने आपको अमेंडमेंट नोट्स के एंड में दे रखे बच्चों, पर सबसे पहले सर आपके लिए खुश खबर, सर आपके लिए, सर वैसे सर्कुलर तो बहुत सारे इश्यू हुए थे, 1 नवंबर 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 के बीच में सर्कुलर तो बहुत सारे इश्यू है, पर केवल 3 सर्कुलर ही आपके सिलेबस में आते हैं, बाकी सर्कुलर सबसे पहले मैं कटवा देता बेटा आपको। वैसे आपको अमेंडमेंट नोट्स मैंने काट रखे, अच्छा आप बोलेंगे सर जब काटनी थी तो आपने दिए क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके पास नई वाली समरी बुक हो, या नया वाला अपना एक्सप्रेस चार्ट बुक हो, या हो सकता है आपके पास नया वाला अपना जीएसटी पार्ट बुक हो, तो उसमें से ये सर्कुलर्स आप कट कर देना, ये आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। सर जो कट किए हुए ये फर्स्ट सर्कुलर उड़ा दिया बेटा, पूरा काट दीजिए। ओके आइए ये सेकंड सर्कुलर जो हमारे सिलेबस में आता है वो हम पढ़ लेते हैं बेटा। तो वैसे 3 सर्कुलर ही है जो आपके सिलेबस में है अभी, ये नए वाले सर्कुलर में से। सर फर्स्ट तो ये, सेकंड ये वाला बेटा, और बाकी ये वाउचर वाला काट दिया पूरा सर्कुलर, 2-2.5 पेज का था बेटा, 3 पेज, इनफैक्ट उसके बाद के सर्कुलर भी कट कर दिए बेटा हमने, और एक लास्ट डीडीए वाला सर्कुलर, बस दैट्स इट। हाँ ना मालिक, ये 3 सर्कुलर पढ़ने अपने को, और उसके बाद ये सारे अमेंडमेंट खत्म बेटा, और ये तीनों सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ओके इसलिए ध्यान से, शिद्दत से, प्यार से सुनना मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको मालिक। एंड यस सर, अगर ये लेक्चर के अंदर आपको कुछ नॉलेज ज्ञान मिला हो तो सर डू लाइक एंड कमेंट में बताइए कैसा लगा, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन है और क्या है सर। और हाँ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बेटा आपके लिए। आइए बच्चों, सरकार क्लेरिफिकेशन ऑन, और अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया तो ये बेईमानी होगी मेरे साथ बेटा। चलिए सर, क्लेरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी एज पर सेक्शन 16(2)(b in respect of goods which have been delivered by the supplier at his place of business under X works contract। ओहो हो सर, सबसे पहले आपको समझना है क्या ये X works contract क्या होता है। मैंने पढ़ा रखा है, वैल्यूएशन पढ़ाते वक्त आपको एक्स वर्क्स बेसिस या एक्स फैक्ट्री बेसिस। मालिक सुनना, पहले मैं समझाऊंगा, 2 मिनट में पॉइंट समझ में आएगा, मेरी गारंटी बेटा। मालिक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क्स बेसिस पर है, एक्स फैक्ट्री बेसिस पे, इसका मतलब क्या है सर, मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं कार का, मैं कार का मैन्युफैक्चरर, अच्छा कार इज जस्ट एन एग्जांपल, सर इस सर्कुलर में कार के लिए पॉइंट बोला हुआ है, पर सर कार इज जस्ट एन एग्जांपल, इट मे बी फॉर एनी इंडस्ट्री, ये भी बोला हुआ है आगे बेटा। मैं एग्जांपल कार का ले लेता बेटा आपके लिए। मैं कार का मैन्युफैक्चरर
जिसको बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कुल मिला के मैन्युफैक्चरर यार, और कुछ नहीं। मैं मान लो कार का मैन्युफैक्चरर हूं, और आप एग्जांपल चेंज भी कर सकते हो, सारी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल और बहुत काम का सर्कुलर है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इसलिए एग्जाम में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। सरकार, मैं मान लो किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, आप डीलर हो, आप कस्टमर हो, आप मेरे से गुड्स खरीदते हो, पर आपने मुझे बोला कि गुड्स भेज दो। मैंने कहा साहब मैं तो गुड्स नहीं भेज सकता, आप ले आओ यहां आके, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स वर्क्स बेसिस पर ही मैं करता हूं, मतलब मेरी गुड्स का रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप मेरी फैक्ट्री गेट पे ट्रांसफर, उसके बाद गुड्स लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, आई डोंट केयर। उसको बोलते हैं एक्स वर्क्स बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट या एक्स फैक्ट्री बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। वापस सुनना, समझना ध्यान से, ये समझ में आया, अगला पॉइंट ऐसा लिंक करूंगा, मजा आ जाएगा बेटा, 10 मिनट लगेंगे, पूरा शिद्दत से ध्यान इधर सब ध्यान देना, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसका, वो प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम का पॉइंट है बेटा। मालिक, एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर, सप्लायर बोलता है क्या तुम गुड्स ले जाओ, मेरा तो गुड्स का रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप यही खत्म। और अगर रेसिपिएंट कस्टमर बोलता है क्या कि साहब आप ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा दो ना, तो मैं ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दूंगा, पर सर वो ट्रांसपोर्टर आपके बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसमें जो रिस्क है वो आपका है, मैंने तो गुड्स यहां दे दी, बात खत्म। सरकार समझने की कोशिश करना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क्स बेस पर है तो सर सप्लायर ने सर गुड्स फैक्ट्री गेट पे अपने दरवाजे पर गुड्स आपको हैंडओवर कर दिया, अब उसका रिस्क खत्म, अब सर आप जानो आपका काम जाने। यहां तक मेरी शायद बात अब तक पहुंच गई बेटा, ये बात 3 बार रिपीट करी मैंने, कोई बात होगी इसलिए मैंने रिपीट करी बेटा। अब सेकंड पॉइंट, अब मान लो कोई गुड्स सर बेंगलुरु गोडाउन से, मेरा फैक्ट्री कहां बेंगलुरु, वहां से कोई गुड्स निकली है, कहां के लिए मालिक, दिल्ली के लिए। सर मेरे यहां से ट्रक भर के माल निकल गया, कब 28 फरवरी, आप क्या पहुंचा कब 4 मार्च। तो सर कॉन्ट्रैक्ट था एक्स वर्क्स बेस पे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट था एक्स वर्क्स बेस पे, मैंने मेरी तरह से सप्लाई कर दिया कब 28 फरवरी को बेटा। और सर आपको पता है मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया होगा 28 फरवरी को बेटा, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। अब 28 फरवरी को जब मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो मेरा लायबिलिटी, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई भी 28 फरवरी को आ गया होगा, और मैंने टैक्स भी 28 फरवरी मतलब फरवरी महीने की सप्लाई में ऐड कर दिया होगा और टैक्स पे कर दिया होगा। अब मैंने अपना जब जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, आपके जीएसटीआर 2B में वो टैक्स दिख रहा होगा, क्रेडिट दिख रहा होगा फरवरी महीने में बेटा, पर हमने एट द सेम टाइम एक कंडीशन पढ़ी है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर सी। वो क्या बोलता है कि मालिक गुड्स और सर्विस और बोथ, क्लोज नंबर बी सॉरी, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। याद करो आईटीसी चैप्टर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2, 6 कंडीशंस कि रेसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्रेडिट उसके जीएसटीआर 2B में आनी चाहिए बेटा, प्लस गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं आपसे, आपको गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव कब हुआ है, 4 मार्च को फिजिकली रिसीव हुआ है बेटा, you physically received the goods on 4th of March. So when should you avail the credit? On 4th of March. As per general interpretation बेटा, as per general interpretation आपको 4 मार्च को आईटीसी लेना चाहिए बेटा, जब गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव हो गया। पर पूरी इंडस्ट्री में लोग क्रेडिट 28 फरवरी को ही ले रहे थे। ये दिल्ली वाले जो रेसिपिएंट थे इस एग्जांपल में, वो क्रेडिट ले कब रहे थे, 28 फरवरी को ही ले रहे थे बेटा। पूरे डिपार्टमेंट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको नोटिस टिका दिया साहब कि आपने जल्दी क्रेडिट ले लिया। यू आर एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट ऑन 4th मार्च बट यू अवेल द क्रेडिट ऑन 28th of February itself।
मतलब आपको मार्च महीने में क्रेडिट लेना था, आपने लिया कब? फरवरी महीने में। एक महीना जल्दी जो आपने क्रेडिट लिया है सब उसको रिवर्स करो और इंटरेस्ट पे करो उसका सब। रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, उसका पेनल्टी मांग रहे, इंटरेस्ट मांग रहे साहब, उसके लिए सर्कुलर इशू किया गया। अब समझना ध्यान से, मेरी बात शायद पहुंच गई बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरे को आंसर नहीं चाहिए आपसे बेटा, ना मुझे आंसर भी बताना है। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखा, एक मुद्दा रखा कि आखिर सर्कुलर क्या होता है, क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। कोई प्रैक्टिकल इश्यू आ रहा है जिसमें इंडस्ट्री को दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, उसको क्लेरिफाई किया डिपार्टमेंट ने, दैट्स इट। अब मालिक ध्यान से समझना कि सर सेक्शन नंबर 16, अरे ये जो सब लिखा ना यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूं सब यहां लिखा है थ्योरी फॉर्म में, पर मैं नहीं चाहता आपको ये थ्योरी फॉर्म में आप याद करें बेटा, आप समझो, ऐसा फिट होगा दिमाग खराब। अच्छा, फिर मैंने लास्ट में रिवाइज करने के लिए आपको क्विक रिवीजन फ्रॉम आवर चार्ट बुक वो भी दे रखा है कि टू दी पॉइंट आपको चार्ट बुक से रिवाइज करना, तो ये ला, हमने चार्ट बुक इतनी सुंदर बनाई हुई है सर कि उससे बहुत क्विक और फास्ट आपका हर एक चीज रिवाइज हो सकता है बेटा। पर हाँ, अभी ध्यान दीजिए बेटा, सर एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है, 28 फरवरी को गुड्स मैंने दे दिए ट्रांसपोर्टर को, और सर आप ट्रांसपोर्टर आपके लेके आ रहा है 4 मार्च को आपको गुड्स रिसीव हुई है। दिस इज द प्रैक्टिकल केस व्हेन यू शुड अवेल द क्रेडिट ऑन 28 फरवरी इटसेल्फ, या 4 मार्च को आपको क्रेडिट मिलेगा। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन इन दिस सर्कुलर। ये टिकाएगा गुड्स सर्विस और मस्ट बी रिसीव्ड। अब हुआ क्या, मैंने एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब मैंने गुड्स हैंडओवर किया किसको, ट्रांसपोर्टर को, मेरी जिम्मेदारी खत्म, एक तरह से मैंने गुड्स आपको दे दिया बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर एक्स वर्क स्पेस में क्या हुआ, कस्टमर ने अपना ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया, कस्टमर ने ट्रांसपोर्टर को भेजा, और कस्टमर ने मेरे को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बोल दिया कि साहब वो ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे देना। मैं बोलता हूं क्या, मैं उसको गुड्स दे रहा हूं, मेरा रिस्क खत्म। बोला हाँ हाँ हाँ, मेरे बिहाफ पे आप गुड्स उसको दे दो। तो जैसे ही गुड्स दिया, मेरा ट्रांजैक्शन ओवर। अब बात को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन आता है क्या रेसिपिएंट उसी दिन क्रेडिट ले सकता है क्या? लॉ बोलता है क्या, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, हाँ है ना। पर भाई साहब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी तो दे रखा है। एक एक्सप्लेनेशन दे रखा जो बोलता है क्या, बिल टू शिप टू मॉडल। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है साहब। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है कि अगर कस्टमर बोलते कि मेरे विया पे थर्ड पर्सन को गुड्स दे देना, और हमने थर्ड पर्सन को गुड्स दे दी, तो थर्ड पर्सन को जब रिसीव हुई है तब मान लेंगे कि उस कस्टमर को गुड्स रिसीव हो गई। याद आया क्या सर? तो सर्कुलर ने उसी एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस दिया और बोला क्या, भाई साहब कस्टमर दिल्ली वाला, उसने बेंगलुरु के सप्लायर को बोल दिया, उसने बेंगलुरु के सप्लायर को बोल दिया कि मेरे बिहाफ पर आप गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर देना। तो सर जिस दिन उस सप्लायर ने, बेंगलोर वाले मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया, मतलब थर्ड पर्सन को गुड्स दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ऑफ दिल्ली। तो मालिक सर थर्ड पर्सन को अगर सप्लायर ने गुड्स दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, तो जिस दिन सर उस थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो गया, ये मान लेंगे कि रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, और रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया मतलब ही कैन अवेल द क्रेडिट। इसीलिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि यस, अगर 28 फरवरी को क्रेडिट लिया है तो बिल्कुल सही लिया है, क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन द डेट व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सप्लायर टू द ट्रांसपोर्टर एट हिज फैक्ट्री गेट इटसेल्फ। खत्म, क्लियर? क्योंकि there is an explanation given in section number 16 subsection 2 clause number B which says that if the recipient has given instruction to the supplier to hand over the goods to somebody else, then the date when third person receives the goods on behalf of recipient,
that date itself it is considered as if recipient has received the goods. और जैसे ही ट्रांसपोर्टर गुड्स हैंड ओवर किया है, ये मान लेंगे थर्ड पर्सन को गुड्स दे दिया, वो थर्ड पर्सन को रिसीव हुआ मतलब कस्टमर को रिसीव हो गया, और कस्टमर को रिसीव हो गया मतलब he can avail the credit on 28th of February itself in this example. भारत माता की जय। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में केवल मोटर व्हीकल नहीं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज है जहां पे एक्स फैक्ट्री बेस पे या एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन सब में क्या फायदा हो गया एसएससी को कि जैसे ही उस सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर दिया, रेसिपिएंट को मान लेंगे गुड्स रिसीव हो गया, और उसके यहां पे उसकी प्रीमाइसेस में फिजिकली गुड्स पता नहीं कब पहुंचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर दिया उस दिन ही रेसिपिएंट कैन अवेल द क्रेडिट। भारत माता की जय। शायद मजा आ गया होगा, पूरी इंडस्ट्री को फायदा हुआ साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यार। पर हाँ, एट द सेम टाइम एक बात तो ध्यान रखिएगा, तो 28 फरवरी को क्रेडिट ले लिया किसने? रेसिपिएंट ने, मेरे इस एग्जांपल में। पर अगर मान लो ट्रांजिट में कुछ लॉस हो गया, ड्यूरिंग ट्रांजिट कुछ लॉस हो गया, तो याद करो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच, ब्लॉक क्रेडिट गुड्स लॉस्ट डिस्ट्रॉयड आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा साहब। तो सर फर्दर इफ एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, मतलब जब ट्रांसपोर्टर को दिया उसके बाद, if such goods are lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples, the registered person would not be entitled to the ITC in respect of such goods as per provisions of section number 17(5)(h) of the CGST। हमने पढ़ा हुआ बेटा। तो सर मान लो 1 लाख यूनिट थी, उसमें से 30,000 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई, ट्रांजिट लॉस हो गया, तो 30,000 का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। सर ये पूरा मैंने स्टोरी समझा रखा है या क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि जब तक रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव नहीं होती है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द आईटीसी। फिर यहां मैंने एक्सप्लेनेशन में बिल टू शिप टू मॉडल को एक्सप्लेन किया, फिर बिल टू शिप टू मॉडल को मैंने यहां पे सर इन टर्म्स ऑफ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या फिट होता है बताया। देखो, द गुड्स आर बीइंग हैंडेड ओवर बाय द ओईएम, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लायर, टू द ट्रांसपोर्टर, इट इज फैक्ट्री गेट फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द डीलर बेटा। ट्रांसपोर्ट इज अरेंज बाय द ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्ट अरेंज कराया ऑन बिहाफ ऑफ डीलर, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्टर इज गिविंग सर्विसेज टू डीलर, नॉट द मैन्युफैक्चरर। एंड इफ इंश्योरेंस इज अरेंज्ड, इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ डीलर, एंड एनी क्लेम इन केस ऑफ लॉस हैज टू बी लॉस्ड बाय द डीलर ओनली बेटा। ट्रांजिट इंश्योरेंस भी अगर मैन्युफैक्चरर ने कराया है, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस भी किसके बिहाफ पे कराया? डीलर के बिहाफ पे, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप तो मेरी फैक्ट्री गेट पे ट्रांसफर, उसके बिहाफ में सर किसी को ट्रांसपोर्टर को अरेंज कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी को अरेंज कर रहा हूं, पर सर मैंने तो अपना रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप यहीं पे ट्रांसफर कर दिया, रास्ते में कुछ लॉस होगा तो इंश्योरेंस क्लेम कौन करेगा? डीलर करेगा, जो ऑथराइज्ड डीलर है कार का बेटा, कस्टमर है हमारा बेटा। सर ट्रांसपोर्टर को पैसा देने की जिम्मेदारी भी किसका है? डीलर का है, ऑथराइज्ड डीलर का बेटा। मेरा रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप तो मेरी फैक्ट्री गेट पे ही ट्रांसफर। इसीलिए इन सच अ सिनेरियो the property in said goods, मतलब ownership in the said goods can be considered to have been passed on to the dealer by the original equipment manufacturer upon handing over of the said goods to the transporter at his factory gate itself। इसलिए as per explanation to section number 16 subsection 2 clause number B, sir the registered person जो dealer है बेटा can be considered to have received the said goods at the time of such handing over the goods by the supplier to the transporter at his factory gate itself। और सर हमने रेसिपिएंट को गुड्स दे दिया, मान लेंगे कब? जब फैक्ट्री गेट पे गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिया तब। क्लियर? और ऐसे केस में रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, मतलब ही कैन अवेल द क्रेडिट ऑन द सेम डेट इटसेल्फ। क्लियर? डन। और बाद में कोई लॉस हुआ तो वो लॉस को बेयर करेगा बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। ये पूरा पॉइंट खत्म होता है, अब पूरा सर्कुलर खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और इस पूरे सर्कुलर को रिवाइज करने के लिए मैंने अपनी चार्ट बुक के अंदर ये सर्कुलर दे रखा है, तो वो चार्ट बुक का एक्सट्रैक्ट मैंने यहां दे दिया ताकि आप रिवीजन भी इफेक्टिवली और जल्दी कर पाए। पूरा आपको रिवीजन के टाइम वापस पूरा नहीं पढ़ना पड़े बेटा, पर एक बार पूरा सर्कुलर पढ़ना चाहिए आपको बेटा। पर दिमाग में क्या रखेंगे? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली और हमारा बेंगलुरु वाला बेटा, ठीक है? अब पता है आपने एक्स वर्क्स बेसिस जो समझा, उसकी वजह से सर्कुलर कितना जल्दी समझ में आया बेटा आपको। ओके, चलिए सरकार आओ मालिक, अगला सर्कुलर देखते हैं हम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टॉपिक, वही है बेटा क्लेरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। बच्चों हमने और आपने टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि सर अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज है या
सर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, OIDR सर्विस, जैसे ऑनलाइन म्यूजिक सब्सक्राइब किया आपने, ई न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किए, आपने वीडियो सब्सक्राइब किया ऑनलाइन बेटा, आपने कुछ भी सर सब्सक्रिप्शन लिया किसी भी चीज का बेटा ऑनलाइन, या फिर आप कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई वो रेसिपिएंट का स्टेट का नाम, राज्य का नाम लिखना कंपलसरी है, और उसी को एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मानेंगे, और वो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड वो जो स्टेट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा एज पर द जीएसटी प्रोविजंस। हाँ है ना भाई? तो सर देश के अंदर लोग इसको फॉलो ही नहीं कर रहे थे यार, जो भी इस तरह की ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे थे, जब कस्टमर अनरजिस्टर्ड होता है वो खुद के ही स्टेट का नाम लिख रहे हैं इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इससे क्या हो रहा है, जीएसटी का जो फंडामेंटल था, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जिस स्टेट में सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, गुड्स कंज्यूम हो रहा है, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए जीएसटी का, वो पर्पस सोल्व नहीं हो रहा था। इसलिए सर्कुलर इश्यू करके बोला, सर्कुलर इश्यू करके गवर्नमेंट ने उन सब सप्लायर्स को बोला, अरे ओ पागलो, ऐसा नहीं बोला खैर बोला क्या, अरे ओ मालिक, जो ऑनलाइन सर्विस आप दे रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन कि सर आप जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो वहां पे रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको कस्टमर का स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है, और आपको वो इसके स्टेट का नाम जो लिखा है वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा, और उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है ताकि उस रेस्पेक्टिव स्टेट को रेवेन्यू मिल पाए। दैट्स इट, सर्कुलर खत्म हो गया बेटा। तो इट इज मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल बेटा, ये लिखा है सर्कुलर ने, नथिंग एल्स। ओके, और अगर सप्लायर फिर भी नहीं लिखता है तो सर उस पर पेनल्टी के प्रोविजन लगेंगे बेटा। ठीक है, पढ़ लो। एज पर प्रोवाइडेड टू रूल नंबर 46 क्लॉज नंबर F of the CGST rules, in cases involving supply of online money gaming services or involving supply of any taxable service by or through an ECO or by a supplier of OIDR services to unregistered recipients, registered persons are required to mention the name of the state of the recipient on the invoice, irrespective of the value of such supply, irrespective of value of such supply, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, वी डोंट केयर, सर स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है, एंड डिक्लेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16(2), एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर BI ऑफ द IGST एक्ट। ठीक है, सबसेक्शन नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं बेटा। एग्जांपल ऑफ सच सर्विसेज आर सब्सक्रिप्शन ऑफ ई न्यूज़पेपर, ई मैगजीन्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ एंटरटेनमेंट सर्विसेज लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग एटसेट्रा। ये सब इसके एग्जांपल है जहां पे रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड भी है तो भी उसके स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है, और वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ताकि उस रेस्पेक्टिव स्टेट को जीएसटी का रेवेन्यू पास ऑन हो पाए। पर many suppliers are not recording the state name of the unregistered recipient on the invoice are declaring the place of supply of such services is the location of the supplier, खुद के ही स्टेट का नाम लिख रहे हैं is the location of the supplier. This is resulting in wrong declaration of place of supply, resulting in flow of revenue in respect of said supply to a wrong state. तो रॉन्ग स्टेट को रेवेन्यू मिल पा रहा है जीएसटी का, सर जिस स्टेट में सर्विसेज कंज्यूम हो रही है उनको रेवेन्यू मिल ही नहीं पा रहा है। इसीलिए इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ ऑल सच ऑनलाइन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, द सप्लायर्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द टैक्स इनवॉइस irrespective of value of supply of such services and declare the place of supply of said services as the location of the recipient based on the name of the state. हाँ है ना भाई, दिल्ली वाले ने ऑनलाइन सर्विसेज दी किसको, मुंबई वाले को, तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म, क्लियर। और अगर सप्लायर फेल होता है तो उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर E, जो हम पढ़ेंगे सीए फाइनल लेवल पे बेटा। हाँ है ना भाई, डन। कुल मिला के ऑनलाइन सर्विसेज में रेसिपिएंट का स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ये ऑप्शन नहीं है। अगर सप्लायर ऐसा फॉलो नहीं करता तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, चलिए ठीक है, समरी फॉर्म में मैंने आपको दे रखा है बेटा। आइए बच्चों,
फिर आगे के सर्कुलर कट हो रखे, केवल एक सर्कुलर लास्ट बचा है बच्चों। आओ मालिक, ये रहा क्लेरिफिकेशन ऑन वेदर Delhi Development Authority is a local authority under section number 2 clause 69 of the CGST Act 2017 or not। तो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69 में दी हुई है। उसको जब एनालाइज किया तो पता पड़ा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, और जो बेनिफिट लोकल अथॉरिटी को मिलते हैं वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं मिलेंगे। दैट्स इट, सर्कुलर का मीनिंग ये है, पढ़ लो सर। एज पर एंट्री इट सीरियल नंबर 5 ऑफ द RCM नोटिफिकेशन, services supplied by local authority to business entity are taxable under reverse charge mechanism basis। मतलब लोकल अथॉरिटी ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, याद है, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है, हाँ है ना भाई। और बिजनेस एंटिटी लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी लायबल नहीं होगी। पर अब डीडी ने सर्विसेज दी बिजनेस एंटिटी को, तो क्या यहां RCM लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? तो आंसर है फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। क्यों नहीं है देख लो सर। एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69 ऑफ द CGST एक्ट, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? एन अथॉरिटी विच इज सिमिलर टू द इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी सच एज म्युनिसिपल कमिटी। ये इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है बेटा, which is entrusted with the control and management of municipal और local fund। जो local funds और municipal fund होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं बेटा, उनको लोकल अथॉरिटी बोला जाता है बेटा। बट DDA कोई लोकल फंड्स मैनेज नहीं करता बेटा। इट इज सीन दैट DDA does not meet the requirement of local authority as per section number 2 clause 69 of the CGST Act। Thus DDA cannot be treated as local authority under GST law। इसलिए DDA ने अगर सर्विसेज दी बिजनेस एंटिटी को तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कोई खास बात नहीं है, इसी को रिवीजन फॉर्म में दे रखा है बेटा, छोटा फॉर्म में। एज पर एंट्री नंबर 5 ऑफ द RCM एक्ट, RCM नोटिफिकेशन, सर्विसेज सप्लाइड बाय लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी आर taxable on RCM basis। Delhi Development Authority DDA does not meet the requirement of local authority as per section number 2 clause 69 of the CGST Act। Thus DDA cannot be treated as local authority under the GST law। भारत माता की जय, खत्म। और इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है किसके लिए? सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए फॉर CA इंटरमीडिएट। ये भी भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। तोड़ना है और तोड़ने के लिए मजबूत बनना है, और मजबूत बनने के लिए तैयारी रोज करनी है, तैयारी जीत की। लगा दो अपना पूरा दम, माहौल बनाइए शानदार वाला। ऑल द बेस्ट गाइज। एंड सर अगर लेक्चर मजा आ गया तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट में होना चाहिए कि मजा आया कि नहीं आया सर आपको। एंड डू कमेंट, डू शेयर, डू लाइक, क्योंकि सर ये आप जो कमेंट करते हो वही हमको मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर सच कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। और ये अमेंडमेंट नोट्स के बाद में मैंने आपको एक मास्टर समरी दे रखी है, जैसा मैंने आपको बताया, दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द एंटायर GST, मॉनेटरी लिमिट्स, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर। और ये जो अमेंडमेंट नोट्स है और ये जो मास्टर समरी ऑफ ऑल, मास्टर समरी किसका है? पूरे GST में जहां जहां मॉनेटरी लिमिट है उन सबका। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें सो दैट उन सबको भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। माहौल बनाइए शानदार तरीके से। एंड यस, ऐसी दुआओं में याद रखिए, आपकी दुआओं की वजह से हम चल रहे हैं, और सर हमारी जिंदगी मस्त हो रही है आपकी वजह से। तो क्योंकि सर आप सक्सेसफुल तो हम सक्सेसफुल, आपकी सक्सेस हमारा सर मोटिव। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।